दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल यूनिट्स को लेके, जो कि राजस्थान के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर निकाली गई लाइब्रेरी रेस्टोरेंट जो वैकेंसीज हैं उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारे पास में जो टॉपिक नंबर 2 था जिसमें हम बात करेंगे बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं जिसमें कैटलॉगिंग के पर्पज़ को लेके, उसकी स्ट्रक्चर को लेके और उसके जो फिजिकल टाइप्स हैं उसको लेके अपन बात करेंगे। साथ ही ओपीएसी फिलिंग्स रूल्स की भी अपन बात करेंगे। उसके बाद में नॉर्मेटिव प्रिंसिपल जो है कैटलॉगिंग के, कौन कौन से प्रिंसिपल जो हैं कैटलॉगिंग में यूज़ किए जाते हैं उसके चित्रण को लेके हम बात करेंगे। साथ ही अपन बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस इन द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन को लेके, उसकी टेक्निक्स को लेके अपन बात करेंगे। उसके बाद में करंट ट्रेंड्स इन द स्टैंडर्डाइजेशन डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज जो टेक्निक्स हैं उसको लेके अपन बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टैंडर्ड कोड्स ऑफ कैटलॉगिंग को लेके, यानी कि जो मुख्य जो कोड्स हैं जो कैटलॉगिंग टेक्निक्स में या फिर यूज़ किए जाते हैं उसको लेकर अपन बात करेंगे। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है आपको इस वीडियोस में कंप्लीट मिल जाएगा, जो कि काफ़ी जो है शॉर्ट एंड स्वीट से नोट्स के रूप में आपको देने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें हाई कोर्ट के सिलेबस की, तो हालांकि मैंने इससे पहले डिस्कस कर दिया, आप सब लोग सिलेबस दे सकते हैं। ये कंप्लीट मैंने इससे पहले वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर दिया, तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस में आपको ये कंटेंट जो है इस वीडियोस में अवेलेबल हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग को लेके। बेसिकली हम बात करें कैटलॉगिंग की, तो बेसिकली कैटलॉगिंग का मतलब होता है कि किसी भी पुस्तक का जो पुलिंदा होता है, या फिर आप कह सकते हो पुस्तकों का व्यवस्थित किसी भी पत्रक में उसकी सूची तैयार करना, या फिर आप कह सकते हो कि इस प्रकार की टेक्निक से जो कि पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित रूप में जमा के यहाँ पे पाठक तक पहुँचाना, एक के जो टेक्निक्स है उसको अपन कैटलॉगिंग कहते हैं। बेसिकली ये जो है लाइब्रेरीज़ का काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स माना जाता है, जिसकी हेल्प से हम काफ़ी प्रकार के रीडर्स और लाइब्रेरीज़ के बीच में जो है एक स्टाफ के माध्यम से जो है कनेक्टिंग का भी काम करता है, जिसमें रीडर और आपका जो पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके बीच में कनेक्टिंग टूल्स के रूप में यहाँ पे ये काम करता है। कैटलॉगिंग का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कि आपके पास में जो बुक्स की लिस्ट है, साथ ही उसकी रीडिंग मटेरियल्स की जो लिस्ट है उसको आपको एक पत्रक में यहाँ पे सुचारू रूप से उसको कंप्राइज करके यहाँ पे आपके सामने रखना भी यहाँ पे कैटलॉगिंग कहता है। साथ ही अपन बात करते हैं कैटलॉगिंग में ये एक सहायक पाठक के टूल्स के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि कार्य को उचित सामग्री ढूंढने का, साथ यहाँ पे रीडर के द्वारा जो सामग्री पुस्तकालय के अंदर रखी हुई है उसके बारे में जानकारी लेना और उसको उचित स्थान पर ढूंढने का जो पूरा जो प्रोसेस है वो आपको कैटलॉगिंग मिल जाता है कि कौन सी बुक है कौन सी अलमारी में रखी हुई है और अलमारी के अंदर कौन से रो में रखी हुई है और कौन से रो के अंदर कौन से सब्जेक्ट के पास में रखी हुई है। ये कंप्लीट जो है आपको लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के माध्यम से मालूम आप कर सकते हैं। साथ ही लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की बात करें तो इसमें कोई भी दस्तावेज जो है, चाहे वो लेखक से संबंधित हो, सब्जेक्ट से संबंधित हो, टाइटल से संबंधित हो, या फिर कोई भी का जो पुस्तक है जहाँ पे भी रखी हुई है, उन कंप्लीट की जानकारी जो है आप यहाँ पे कैटलॉगिंग में रख सकते हैं कि कौन से लेखक की पुस्तकें कौन सी अलमारी में रखी हुई है और कौन से कॉल नंबर की बुक से कौन सी अलमारी में रखी हुई है। ये समझ जानकारी आपको कैटलॉगिंग लिस्ट जो है उसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आप बात करें तो ये एज ए टूल्स की तरह यहाँ पे काम करता है। साथ ही लाइब्रेरीज में विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स को, चाहे वो एसेशन रजिस्टर हो, सेल्फ रजिस्टर हो, करंट आवर्ती हो, पीरियडिकल्स जो होल्डिंग्स हैं उसको लेके हो, ये सारी जो हैं लाइब्रेरीज में ये रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे सुचारू रूप से एक ही जगह यहाँ पे संग्रहित रूप में कैटलॉगिंग लिस्ट में मिल जाते हैं। एसेशन रजिस्टर, सेल्फ रजिस्टर, ये चीज़ें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इनको पढ़ सकते हैं, हालांकि मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करवा दूंगा। आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरी कैटलॉगिंग के बारे में, थोड़ी और चर्चा हम पुनः बात करते हैं। लाइब्रेरी कैटलॉगिंग आर द की ऑफ द लाइब्रेरी कलेक्शन, जो भी लाइब्रेरीज के अंदर आपके पास में कलेक्शन है उसकी ये जो है कुंजी के रूप में जानी जाती है। बेसिकली मॉडर्न जो लाइब्रेरीज़ हैं उसके अंदर डिजिटल फॉर्मेट्स हैं, साथ ही उसके उपयोगी तरीके जो हैं वो आपको कैटलॉगिंग में दिखाए जाते हैं। उसके बाद में जो कैटलॉगिंग का जो यूनियन कैटलॉगिंग का पार्ट्स है उसके अंदर 2 या 2 से अधिक के संग्रह का प्रतिनिधित्व भी यहाँ पे इस कैटलॉगिंग के द्वारा किया जाता है, जो कि निश्चित क्रम में व्यवस्थित पुस्तक चित्र वस्तु को रखी जाती है।
ध्यान रहे कि कैटलॉगिंग का मतलब सिंपल ये होता है कि आपके पास में जो भी पाठ्य सामग्री है उसको व्यवस्थित रूप से, उसको संगठित रूप से आप अलमारी में उसको सुसंगठित रूप से उसको आप व्यवस्थित कर दें, उसको यहाँ पे कैटलॉगिंग कहते हैं। और उसकी कंप्लीट जानकारी आपके पास में कैटलॉगिंग लिस्ट में हो कि वो बुक से कहाँ पे, कौन से लेखक की, कौन से टाइटल्स की कहाँ पे रखी हुई है, कौन सी डेट को आई, ये सब चीज़ें जो हैं आपको कैटलॉगिंग लिस्ट में आपको मिल सके, ताकि किसी भी पाठक को कोई भी सामग्री प्राप्त करने में कोई भी जो सुविधा है वो यहाँ पे हो सके और किसी प्रकार की भी मुसीबत जो है उसके यहाँ पे देखने को नहीं मिले लाइब्रेरीज में। उसके बाद कैटलॉगिंग का मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो व्यवस्थित रूप से A to Z तक यहाँ पे उसको अरेंज कर देना, साथ ही जो लिस्ट है कुछ चीज़ें जो हैं उनकी लिस्ट के रूप में यहाँ पे रख देना, साथ ही रजिस्टर्ड जो भी हैं, जो भी पूर्ण सामग्री की जानकारी है उनको यहाँ पे एक व्यवस्थित रूप से सेट कर देना। साथ ही कैटलॉगिंग की हम बात करें, जिसकी हम इसको अगर हम बात करें तो ये ग्रीक शब्द है जिसमें हम यहाँ पे के काटा और प्लस से यहाँ पे लोगस के को मिला के यहाँ पे हमारे पास में जो है वो कैटालॉग बना है। तो काटा प्लस लोगस जो है इनको मिला के यहाँ पे कैटालॉगिंग बनाया गया है। बेसिकली हम बात करें जो कैटालॉगस है वो यहाँ पे ग्रीक शब्द है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो आप देख सकते हो श्री रंगनाथन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कैटालॉगिंग के बारे में, तो इन्होंने कहा है कि ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो कि पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करने का कार्य करता है। तो आप देख सकते हो श्री रंगनाथन के द्वारा जो कहा गया है वो लाइब्रेरीज कैटलॉगिंग के बारे में, इन्होंने कहा है कि ग्रंथालय सूची एक उपकरण है जो पाठकों को ग्रंथालय में संग्रहित पाठ्य सामग्री के संबंध में सूचना प्रदान करने का काम करता है। यानी कुल मिला के इन्होंने भी यहाँ पे एक टूल्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो चार्ल्स एमी कटर हैं, इनके द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि पुस्तकालय सूची पुस्तकों की एक तालिका है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार यहाँ पे व्यवस्थित पुस्तकालय में की जाती है। उसके बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है जिसमें पुस्तकालय सूची किसी निश्चित योजना अनुसार व्यवस्थित ग्रंथों की एक सूची होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में जो लेखक हैं उनके द्वारा कहा गया है कि जेम्स ब्राउन जो यहाँ पे लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि पुस्तकालय सूची ग्रंथों तथा उसमें वर्णित विषय सामग्री खोजने के लिए सुव्यवस्थित तालिका या फिर कुंजी होती है। तो ये हमारे पास में 3 स्टेटमेंट मैंने आपको दी है जिसमें श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया, उसके बाद में चार्ल्स एमी कटर हैं उनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद में जेम्स ब्राउन के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, ये तीनों स्टेटमेंट में जो है आपको याद करने होंगे। उसके बाद में थोड़ी और अपन चर्चा करते हैं। ये थोड़ा बेसिक है, आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाकी काफ़ी जो मैंने कीवर्ड्स हैं उसमें रखे हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये चीज़ें अपन सेपरेटली सिलेबस में कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपन बात करते हैं कि जो लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है उसके कोड की जो डेवलपमेंट हिस्ट्री है, किस प्रकार से लाइब्रेरी के कैटलॉगिंग के जो कोड हैं उनको यहाँ पे डेवलप किया गया, उनका विकास हुआ। सबसे पहले एंग्लो अमेरिकन जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के जो कोड हैं उनको अन्य 3 रूप में यहाँ पे देखे गए, जिसमें पहला यहाँ पे जर्मन कोड है, इटालियन कोड है, रंगनाथन का सीसी कोड है। तो ये हमारे पास में 3 कोड्स और भी हैं जो कि एंग्लो अमेरिकन कोड्स फैमिलीज़ के अलावा यहाँ पे देखे गए। बेसिकली 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कोड हमारे पास में आता है ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स करके। अगर हम बात करें ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉगिंग रूल्स की, तो सबसे पहले एंथोनी पेनेजी के द्वारा ये दिया गया था, जो कि 1841 में इसका जो है विकास किया गया। बेसिकली रॉयल लाइब्रेरी से 1757 में ब्रिटिश संग्रहालय में स्थानांतरित कर दी गई, जिसमें भंडार की संख्या जो है पुस्तकों में 5 लाख यहाँ पे बताई गई। 1813 से 19 के बीच में वर्णमाला सूची 7 वॉल्यूम इसके द्वारा जारी किए गए। एंथोनी पेनोजी जो है वो पुस्तकालय अध्यक्ष थे ब्रिटिश म्यूजियम के, जिनका सहयोग जो है जॉन्स J.H. पेरी साथ ही एडवर्ड्स के द्वारा किया गया। इन्होंने सबसे पहले 79 नियम्स यहाँ पे लॉन्च किए, उसके बाद में 91 नियम दिए। उसके बाद में 1841 में टोटल यहाँ पे 1936 में एक 91 से 41 नियम्स यहाँ पे देखे गए। तो अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो हमारे पास में 41 जो हैं रूल्स जो हैं कैटलॉगिंग के एंथोनी पेनोजी के द्वारा ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरीज में दिए गए, जिसकी खोज मैं आपको बता चुका हूँ कि 1841 में एंथोनी पेनोजी के द्वारा ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरीज के रूप में यहाँ पे इसकी खोज की गई थी। ब्रिटिश संग्रहालय में मुद्रित पुस्तकें, साथ ही मानचित्र, उसके बाद में संगीत की सूची भी यहाँ पे संकलित की जाती है।
आगे जेवियट रूल्स की हम बात कर लेते हैं। जेवियट रूल्स के बारे में बात करें तो ये सबसे पहले चार्ल्स कॉफिन जेवियट के द्वारा दिया गया था, जो कि 1852 में इसका विकास किया गया। बेसिकली ये जो है पहली वर्णमाला सूची का प्राथमिकता देने की यहाँ पे कार्य करता है। और इसमें टोटल अगर हम बात करें तो इसमें टोटल अभी 33 रूल जो हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। 1848 में अमेरिकन लाइब्रेरीज जो हैं वो यहाँ पे रहे जेवियट। 1858 में बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरीज के अधीक्षक के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। साथ ही इन्होंने जो स्मिथसोनियन जो इंस्टीट्यूशन है उसके लाइब्रेरियन सहायक सचिव के रूप में भी यहाँ पे इन्होंने काम किया। और उसके बाद में इन्होंने जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है उसके लाइब्रेरियन जेवियट्स ने 1852 में 39 रूल्स की जगह 33 रूल्स की एक कोड ऑफ संहिताएं बनाई। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट कोड की, जो कि पेरुशियन इंस्ट्रक्शन पिन कोड है। इसकी खोज 1899 में की गई, जो कि पर्शिया पुस्तकालय के वर्णानुक्रम पर डिपेंड करता है। अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले पर्शिया इंस्ट्रक्शन के रूप में जाना गया। पहली जर्मन लैंग्वेज में पहला एडिशन 1899 में पब्लिश किया गया। सेकंड एडिशन इसका 1909 में पब्लिश किया गया। हालांकि ओवरऑल हम बात करें तो 1899 में पेरुशियन इंस्ट्रक्शन पिन कोड्स की जो है वो आविष्कार किया गया। आगे हम बात करते हैं रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगिंग की बात करें। सबसे पहले जो रूल्स फॉर कैटालॉगिंग जो डिक्शनरी है वो 1876 में जो कटर है इनके द्वारा सीए कटर के द्वारा ये दी गई थी 1876 में। इसका पूरा नाम रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगिंग होती है, जिसे 1876 एक युगांतरित वर्ष कैटालॉगिंग के इतिहास में माना गया। सीए कटर ने 205 नियम जो है टोटल जो रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉगिंग में दिए, जो कि चौथा एडिशन हाल ही में लेटेस्ट में जारी किया गया, जिसमें टोटल 369 नियम जो है वो शामिल हैं। इसके बारे में हेनरी ए शार्प के द्वारा कहा गया कि डिक्शनरी कैटालॉगिंग में हर तरह की प्रविष्टियों के लिए पूर्ण कैटालॉगिंग अभ्यास का पहले कोड के रूप में इसका मूल्यांकन किया गया। उसके बाद में डैरोथी एम नॉरिस के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने कहा कि कटर के नियम मूल सिद्धांतों की ध्वनि प्रदर्शनी है, जो कि कैटालॉगिंग और सभी कैटालॉगर्स को इसके जो नियम्स हैं उसका अध्ययन करना चाहिए। सीए कटर के द्वारा जो डिक्शनरी कैटालॉगिंग का जनक भी कहा गया। आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्शनरी कैटालॉगिंग के जनक जो है वो यहाँ पे लाइब्रेरी में इसको कहा गया, तो सीए कटर को डिक्शनरी कैटालॉगिंग का जनक भी कहा गया। श्री रंगनाथन ने इन्हें अगर बात करें सीए कटर को जीनियस, क्लासिक, अमर इत्यादि यहाँ पे जो है इनको पदवी दी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंग्लो अमेरिकन कोड्स है। 1908 में इसका विकास किया गया। बेसिकली इस नियम्स की बात करें जिसमें लेखक शीर्षक प्रविष्टियाँ इसमें शामिल थी। साथ ही लाइब्रेरी एसोसिएशन की समितियों के द्वारा इसकी अनुपालना की गई। और उसके बाद में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन भी इसमें तीनों मिला के अगर हम बात करें तो इन्होंने एंग्लो अमेरिकन कोड्स की जो है विकास किया, जो कि 1908 में डेवलप किया गया। अमेरिकी ब्रिटिश संस्करण के रूप में ये जाना जाता है। बेसिकली जो एंग्लो अमेरिकन कोड्स है वो यहाँ पे अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा जो कि 1876 में विकास हुआ। लाइब्रेरी एसोसिएशन जो कि ब्रिटिश की है 1877 में इसका जो है स्थापना हुई। तो इन दोनों को मिला के लाइब्रेरी के जो एंग्लो अमेरिकन कोड्स हैं उसकी खोज यहाँ पे 1906 में की गई। साथ ही हम बात करें जो हमारे पास में एल.एस. जास्ट है, हेनरी गुपी हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे। इन्होंने यहाँ पे मेलविल डेवी का प्रतिनिधित्व किया और संयुक्त रूप से संहिता में अमेरिकी पुस्तकालय ने महत्वपूर्ण यहाँ पे भूमिका निभाई। टोटल इसमें 174 नियम्स का जो है प्रतिपादन किया गया, जिसमें अमेरिका और ब्रिटिश दोनों संस्करण इसमें शामिल हैं। अगर हम बात करें अकेले हम बात करें तो एएलए के द्वारा ये जारी हाल ही में कर रखा है, लेकिन इसमें लाइब्रेरी और एसोसिएशन ब्रिटिश है वो हट चुका है। 1941 में एक ड्राफ्ट कोड्स का भी निर्माण किया गया, जो कि 1949 में अंतिम रूप से इस संस्करण को जारी कर दिया गया। नेक्स्ट कोड की बात करें जिसमें वेटिकन कोड है, जो कि 1931 में वेटिकन लाइब्रेरीज के रूप में विकसित किया गया। बेसिकली इसकी खोज जो है 1931 में इटालियंस में प्रकाशित एक प्रकाशन में हुई। मुद्रित पुस्तकों की सूची के लिए नियम जो है 1939 का सेकंड संस्करण के रूप में इसका वापस से जो है पब्लिश किया गया। इसकी लैंग्वेज को लेकर हम बात करें जो कि इसकी इटालियन इसकी लैंग्वेज थी, जो कि पहला एडिशन 1931 में दिया गया और सेकंड एडिशन 1939 में ही पब्लिश किया गया।
अंग्रेजी भाषा में वेटिकन कोड्स जो है 1948 में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें JCM हैंसन साथ ही WW बिशप्स के द्वारा ये जो है अमेरिकन लाइब्रेरीज में ये कोड का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट कोड की बात कर लेते हैं, जिसमें डियात्ज़िगा कोड है। डियात्ज़िगा कोड की हम बात करें, इसका विकास 1886 में एक जर्मन लाइब्रेरियंस के रूप में की गई। बेसिकली इसका अनुवाद अंग्रेजी में अमेरिकन लाइब्रेरीज USA के द्वारा KA लिंडरफेल्ड्स के द्वारा 1890 में किया गया था। तो ध्यान रहे 1886 में डियात्ज़िगा कोड्स का भी विकास किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है उसके कैटलॉगिंग कोड है 1949 में दिए गए। बेसिकली जो शिकागो सम्मेलन किया गया था उसके अंदर लाइब्रेरी एसोसिएशन के जो कैटलॉगिंग के नियम जो हैं वो शिकागो के अंदर यहाँ पे दिए गए 1949 में। नेक्स्ट हम बात करें AACR की बात करते हैं फर्स्ट की, जिसमें एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग कोड रूल फर्स्ट है। 1947 में इसका विकास किया गया। बेसिकली इसका जो विकास है वो सैम्यूअल लोबुट्स की रिपोर्ट्स के आधार पर किए गए थे, जिसका आधार जो था वो कैटलॉगिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स था। 1953 में इसको पब्लिश किया गया। ये जो टॉपिक है ये आगे भी आएगा, ध्यान रहे, आगे भी अपन इसको बात करेंगे। उसके बाद में इसको 12 प्रिंसिपल्स के रूप में अपनाए गए, जिसे अपन पेरिस प्रिंसिपल भी कहते हैं। 1962 में एक नया संपादक भी जोड़ा गया, जिसे CK जो सुमनेर स्प्लेडिंग है उसके द्वारा जो है 1962 में नए संपादक के रूप में जाने जाते हैं। बेसिकली AACR फर्स्ट को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा और कनाडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा मिला के AACR सेकंड ये फर्स्ट का पब्लिकेशन किया जाता है। AACR सेकंड की बात करें, एंग्लो अमेरिकन कोड रूल्स सेकंड की बात करें, जो कि 1978 में पब्लिश किए गए। बेसिकली इसका पब्लिकेशन जो है वो अमेरिका लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा, कैनेडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा और लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसका पब्लिश जो है वो किया जाता है। तो इन संस्था का आपको नाम याद रखना है। इसका पब्लिकेशन जो है 1978 में किया गया, जो कि 2 भागों में, जिसे डिस्क्रिप्शन और एंट्री हेडिंग्स के रूप में जाना जाता है। इसमें पुस्तक और CD रोम्स भी उपलब्ध करवाए गए। वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला जो कोड है वो आपका AACR सेकंड है। आगे हम बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके। सबसे पहले बात करेंगे IMCE, जिसे इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसका आयोजन कोपेनहेगन में 1969 में किया गया। ये बेसिकली एक संस्था है जो कि IFLA के द्वारा प्रायोजित की जाती है। ध्यान रहे IMCE का पूरा नाम इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ कैटलॉगिंग एक्सपर्ट है, जो कि कोपेनहेगन में 1969 में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट मीटिंग की बात करें ICCP को लेके, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल है। इसका पेरिस के अंदर 1961 में जो है आविष्कार किया गया, यानी कि खोज की गई, जिसे अपन 12 पेरिस प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रहे इसका पूरा नाम जो है वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल्स है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास CIP है, कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस को लेके। बेसिकली सबसे पहले ये जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1971 में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस का जो है विकास किया गया। इसके उद्देश्य बेसिकली प्रकाशन से पहले पुस्तकों को सूचीबद्ध करना, देश के पुस्तकालय की सेवा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें श्री रंगनाथन ने इसे प्रीनेटल कैटलॉगिंग के नाम से भी इसको जाना जाते हैं। ध्यान रहे श्री रंगनाथन ने सबसे पहले जो कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशंस है उसको प्रीनेटल कैटलॉगिंग के नाम से भी यहाँ पे कहा गया। इसका अर्थ बेसिकली केंद्रीकृत कैटलॉगिंग होता है, जो कि सोर्स में जो सोर्स है उसमें कैटलॉगिंग का काम करता है। यह एक ग्रंथ सूची का रिकॉर्ड है जिसे द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा एक पुस्तक के रूप में इसको तैयार किया गया। हालांकि अभी इसका प्रकाशन नहीं किया जाता, लेकिन प्रकाशकों के त्वरित पुस्तक संसाधनों की सुविधाएं प्रदान करना, साथ ही कॉपीराइट्स पृष्ठ पर CIP डेटास को शामिल करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लाइब्रेरी की कुंजी की बात करें, जो कि कैटलॉगिंग होती है। उसके बाद में एल जोली के द्वारा कैटलॉगिंग संचार के लिए एक उपकरण है। इन्होंने कहा इजी कोट्स के द्वारा सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के लेखक माने जाते हैं इजी कोट। उसके बाद में लाइब्रेरी थिंग्स की बात करें, जो कि ऑनलाइन कैटलॉगिंग सर्विस के रूप में जानी जाती है। अज्ञात लेखक के कार्य को हम यहाँ पे बेनामी कार्य भी कहते हैं। ऑस्मोसिस की विधि जो है वो पुनर्वर्गीकरण से संबंधित होती है। कैटलॉगिंग में साइन लोगों का अर्थ जो होता है वो बिना जगह के यहाँ पे इसका जो है अर्थ होता है। अज्ञात एवं संदिग्ध ग्रंथकारिता की पुस्तकों के रूप में जानी जाती है। इसे अपन एपोक्रिफल पुस्तक भी कहते हैं।
यदि कोई कैटलॉगिंग विभिन्न पुस्तकालय के संग्रह का प्रतिनिधित्व करती है तो उसे संघ सूची के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दी। थोड़ी शॉर्ट क्विक से अगर रिवीजन की बात करें तो आप यहाँ पे स्लाइड्स को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले पेनेजी ब्रिटिश म्यूजियम्स की जो विकास है वो 1841 में एंथोनी पेनेजी के द्वारा किया गया। रूल ऑफ जो डिक्शनरी है जिसे 1876 में सीए कटर के द्वारा दिया गया। AACR जो है, जो अमेरिकन एंग्लो जो कैटलॉगिंग कोड है, जो रूल्स हैं वो 1908 में ALA और LA के द्वारा दिए गए। AACR फर्स्ट जो है 1967 में ALA और LA के द्वारा दिया गया। ISBD की बात करें जो कि 1969 के अंदर ALA और LA के द्वारा दिया गया। AACR सेकंड की बात करें 1978 के अंदर ALA, LC, CLA के द्वारा दिया गया। CCC की बात करें 1934 में श्री रंगनाथन के द्वारा दिया गया। तो ये कुछ कैटलॉगिंग की कुछ मेथड्स थे, कोड थे, जिसको अपन ने एक क्विक रिवीजन के रूप में डिस्कस किया। आगे बात करते हैं नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स को लेके। बेसिकली हम बात करें नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स की, जिसके अंदर जो कैटलॉगिंग के प्रिंसिपल है, श्री रंगनाथन ने सबसे पहले पुस्तकालय विज्ञानी कहलाए। हालांकि सूचीकरण में वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए आदर्श सिद्धांत जो है उनका प्रतिपादन भी जो है श्री रंगनाथन के द्वारा किया गया था। बेसिकली 1938 में कैटलॉगिंग को साइंटिफिक फॉर्म्स में यानी साइंटिफिक रूप में प्रदर्शित करना इनका मुख्य उद्देश्य रहा है। हालांकि 1924 से 25 के बीच में लंदन के शिक्षण काल पर प्रवृत्ति जीवन के विभिन्न अनुभवों का परिणाम इनको मिला। बाद में भारत लौटने के बाद में 1929 से लेकर 1939 में माला के अंदर 17,000 पुस्तकों को सूचीकृत किया। साथ ही सूचीकरण का अध्यापन किया, संदर्भ सेवाओं का कार्य अनुभव भी किया इत्यादि इन्होंने यहाँ पे काम किया लंदन से आने के बाद में। श्री रंगनाथन शब्दों की हम बात करें जो कि सूचीकरण और सूची संहिता को वैज्ञानिक रूप प्रदान करना 1948 में इसका उद्देश्य है। बेसिकली ये सिद्धांत 5 सिद्धांतों से भिन्न होते हैं, जो कि 5 प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरीज है, उससे भिन्न ये सिद्धांत होते हैं। श्री रंगनाथन के द्वारा आइडल प्रिंसिपल्स के रूप में जो दिए गए, जो उसमें जो टोटल सूत्र हैं, लॉ है, वो 4 हैं। उपसूत्र यानी कैनन जिसे कहते हैं वो 9 है और प्रिंसिपल जो है वो 4 है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारे पास में जो आइडल प्रिंसिपल हैं जो श्री रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे, जिसमें लॉ जो है टोटल 4 है, कैनन 9 है, प्रिंसिपल 9 है। सबसे पहले बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ बेसिकली मुख्य विषयों से संबंधित नियम होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र है, पुस्तकालय विज्ञान है, भौतिक शास्त्र है इत्यादि जो हैं, जो आपको लॉ के बारे में बताते हैं। आगे हम बात करते हैं उपसूत्र के बारे में, जो टोटल यहाँ पे 9 थे। इसमें एक ऐसा सामान्य सिद्धांत है जिसका मानक है, जिसकी सहायता से निर्णय लेने का संभव हो, यानी कि उपसूत्र का मतलब होता है जो लॉ की सहायता से बनाए जाते हैं। अन्य शब्दों में हम बात करें जो नियम है, उसमें संबंधी लेखकों का वह समूह है जो प्रमाणित हो। साथ ही श्री रंगनाथन के द्वारा मुख्य विषय के प्रथम विभाजन के रूप में ये जाने जाते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस बाय द WCB शेयर्स के द्वारा अपनी बुक से कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन में इनका जो वर्णन है वो किया गया। सिद्धांत के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जो कि किसी कला या विज्ञान के विषय के क्रमबद्ध अध्ययन को यहाँ पे सिद्धांत कहते हैं। बेसिकली श्री रंगनाथन के द्वारा विभाजन की जैसे वर्गीकरण की सहायता अनुक्रम के सिद्धांत, सूचीकरण में अनुक्रमण के सिद्धांत इत्यादि इनके द्वारा दिए गए। श्री रंगनाथन के द्वारा जो वर्गीकरण के है यानी जो कैटलॉगिंग है उसके अंदर हेल्पफुल सीक्वेंस होती है, संबंधित होती है। सूचीकरण की बात करें जिसके अंदर इंडेक्सिंग होती है। सूचीकरण का मतलब बेसिकली हमारे पास में जो रहेगा वो कैटलॉगिंग है, जिसके अपन अभी बात करेंगे, जो हमारी यूनिट्स का नाम है कैटलॉगिंग। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स ऑफ द नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स, यानी हमारे पास में आदर्शक सिद्धांत जो है उनका ऐतिहासिक विकास क्या रहा है। सबसे पहले चरण में सूचीबद्ध हम बात करते हैं उपसूत्रों के। 1938 में श्री रंगनाथन के द्वारा जो उनकी बुक्स है थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग, उनमें इनकी टोटल 6 संख्या थी, यानी टोटल यहाँ पे 6 हुआ करते थे। अब यहाँ पे हम बात करें कैनन की बात करें, टोटल हमारे पास में कैनन जो है वो 9 है, जिसके अंदर पहला कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी है, कैनन ऑफ रेलिवेंस है। हालांकि 1950 में इसको हटा के कैनन ऑफ साउथ हेडिंग कर दिया गया है, आप ये याद रखेंगे। तीसरा कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी है, उसके बाद में कैनन ऑफ द परमियंस है, कैनन ऑफ क्योरेंसी है, कैनन ऑफ प्रिपोर्टेंस है। तो ये हमारे पास में टोटल 6 जो नियम थे वो यहाँ पे श्री रंगनाथन के द्वारा 1938 में अपनी जो बुक है जिसमें थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग है, उसके अंदर ये 6 नियम सबसे पहले चरण में श्री रंगनाथन के द्वारा 1938 में दिए गए, जो कि कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी,
कैनन ऑफ रिलेवेंस है, हालांकि 1950 में इसको रद्द कर दिया गया है। इसकी जगह कैनन ऑफ साउथ हेडिंग रखा गया। कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ प्रीमियंस, कैनन ऑफ क्यूरेंसी, कैनन ऑफ प्रीपोटेंस। ठीक है, सेकंड चरण की बात करें जो कि 1955 में हेडिंग एंड कैनन्स में इफ्ला के द्वारा, इफ्ला जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर दो और यहाँ पे कैनन्स को जोड़ा गया। पहला कैनन कैनन ऑफ कंटेक्स्ट है और दूसरा कैनन कैनन ऑफ प्योरिटी है। हालांकि उसके बाद में कैनन ऑफ प्योरिटी को हटा के सीसी के ट्रिपल सीसी के 4th संस्करण में इसको हटा दिया गया, जिसकी जगह कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन रखा गया। तो ध्यान रहे, कैनन ऑफ कंटेक्स्ट और अभी प्रेजेंट में कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। तो इस प्रकार से टोटल 8 हमारे पास में कैनन हो चुके हैं। तीसरे चरण की ओर मैं आपको लेके चलता हूं, जिसके अंदर 9वां उपसूत्र यहाँ पे जोड़ा गया जो कि कैनन ऑफ रिकॉल्स वैल्यू था। इसका निर्माण लाइब्रेरी साइंस विद द स्लैंट टू डॉक्यूमेंटेशंस नामक पत्रिका दिसंबर 1969 में के अंक में इसका किया गया। अगर हम बात करें पुस्तकालय विज्ञान के सामान्य सूत्रों की, जो कि आप देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 4 सूत्रों को शामिल किया गया, जिसमें लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशंस, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमोनी। तो ये 4 नियम जो हैं वो पुस्तकालय विज्ञान के अंदर सामान्य सूत्र के रूप में जाने जाते हैं, जो कि लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन, लॉ ऑफ इम्पार्शियलिटी, लॉ ऑफ सिमेट्री, लॉ ऑफ पार्सिमोनी। ये जो नियम है ये चारों आपको याद रखने हैं। हिंदी मैंने लिख रखी है, आप हिंदी भी इसको में देख सकते हैं। सूचीकरण के सिद्धांतों की बात करें जिसमें टोटल यहाँ पे 4 रखे गए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ लोकल वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ द ऑस्मोसिस, प्रिंसिपल ऑफ द यूनिटी ऑफ आइडिया, प्रिंसिपल ऑफ द प्रोबेबिलिटी। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, जो नियम है, प्रिंसिपल्स है, वो आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से टोटल उपसूत्र 9 है। पुस्तकालय जो विज्ञान है उसके सूत्र 5 हैं, मूल सूत्र 4 हैं, सिद्धांत 4 हैं। तो टोटल हमारे पास में 22 से टोटल जो है कैनन शामिल है। 1938 में जो थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है उसके अंदर 6 दिए गए। उसके बाद में 1955 में हैनन्स एंड कैनन जो है, हेडिंग एंड कैनन जो है वो बुक है, उसके अंदर 2 और शामिल कर लिए गए और 1969 में एक और शामिल करके टोटल 9 यहाँ पे दिए गए। आगे हम कैनन ऑफ कैटलॉगिंग की बात कर लेते हैं, जिसमें कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी है। बेसिकली हम बात करते हैं निर्देयता का उपसूत्र, जिसमें श्री रंगनाथन के द्वारा कहा गया है कि असर्टेन यानी कि निश्चित यहाँ पे होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार से काल्पनिक जानकारी नहीं होनी चाहिए। जो भी सूचना है उसका फिक्स्ड होना चाहिए, वो उसका निर्धारण होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के काल्पनिक शब्द यहाँ पे या फिर काल्पनिक बातें नहीं होनी चाहिए। तो असर्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी आप यहाँ पे लाइब्रेरीज में काम कर रहे हो वो जानकारी आपके पास में फिक्स्ड होनी चाहिए। उसके बाद में कैनन ऑफ प्रीपोटेंस की हम बात करें, जिसका मतलब होता है प्रबलता का उपसूत्र। बेसिकली जब भी आप अरेंजमेंट्स ऑफ एंट्रीज करते हैं, एंट्रीज का जो व्यवस्थापन करते हैं, उनकी प्रमुखता के आधार पे, उसकी स्पेसिफाइड के आधार पे आपको निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट जो कि कैनन ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब होता है जो भी आप सूची की प्रविष्टियों में शीर्षक के अंदर रखते हो तो उसका जो है इंडिविजुअल मीनिंग होना चाहिए, यानी कि व्यक्तिगत रूप से उसकी जो है उसका मतलब है वो होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनन ऑफ साउट्स ऑफ हेडिंग को लेके। ये बेस्ट वे ऑफ द मैक ऑफ द चॉइस ऑफ हेडिंग्स, ये एक आपका सबसे अच्छा हेडिंग्स को देने का एक तरीका माना जाता है। सूची के लिए शीर्षक का चुनाव करना इससे ज़्यादा अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। तो ये जो तरीका है वो साउट ऑफ हेडिंग्स है। कैनन ऑफ कंटेक्स्ट की बात करें, बेसिकली इसमें काफ़ी प्रकार के अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन संभव है, जिसमें आवश्यक रूप से हम परिवर्तन हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कैनन ऑफ प्रीमिनेंस की हम बात करें, जो भी हमारे पास में मुख्य शीर्षक हैं, टाइटल्स हैं, वो परमानेंटली रूप से दिए जाते हैं। कैनन ऑफ करेंसी की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी सब्जेक्ट्स हैं उसको पढ़ने के लिए या फिर अधिकतम पाठक की प्रचलित विषय के अनुसार अंतर्गत करना होता है, जिनका प्रचलन, जिनका जो करंट में यहाँ पे चर्चा में रहते हैं। कैनन ऑफ कंसिस्टेंसी की बात करें, जिसमें सूची संहिता के नियमों को ऐसा होना चाहिए कि एक प्रलेख की समस्त सहायक प्रविष्टियां उस पुस्तक की मुख्य प्रविष्टि से संगठित यहाँ पे रखती हो। कैनन ऑफ रिकॉल्स की वैल्यू की बात करें, जिसमें DRTC में विकासात्मक शोध का परिणाम रखा गया। श्री रंगनाथन के द्वारा ये 1969 में दिया गया, जो कि हेल्पिंग इन द चूज फॉर द कैटलॉगिंग एंट्रीज एंड रेंडरिंग स्टाइल, यानी हमारे पास में किसी भी एंट्रीज की कैटलॉगिंग यहाँ पे चूज करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ को हम बेसिकली इंडिया कह सकते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को बेसिकली एजुकेशन कह सकते हो। तो फ्रिक्वेंटली जो शब्द है वो ये यूज़ होते हैं, इसलिए अपने यहाँ पे कैनन ऑफ रिकॉल्स का जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। रेक्टो का मीनिंग होता है कि पुस्तक के राइट साइड्स में यहाँ पे, उसके बाद आपस में लाभ के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र पुस्तकालय द्वारा कैटालॉगिंग कार्ड्स तैयार करने के लिए जो साझा करने की विधि है उसे सहकारी सूची कहते हैं। उस सूची को क्या कहते हैं जिसमें पुस्तकालय पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित प्रविष्टियों को अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे व्यवस्थित किया जाता है, उसे डिक्शनरी कैटालॉगिंग कहते हैं। ऑफिशियल कैटालॉगिंग, यूनियन कैटालॉगिंग का उपयोग ज़्यादातर स्टाफ के द्वारा किया जाता है लाइब्रेरीज में। यूनिट कार्ड सिद्धांत का संबंध जो बेसिकली है वो कार्ड कैटालॉगिंग से होता है। लाइब्रेरी कैटालॉगिंग कार्ड का विशेष रूप से डिजाइन किए गए ड्रॉवर्स में जो है वो कैटालॉगिंग कैबिनेट्स होते हैं, जहाँ पे लाइब्रेरी कैटालॉगिंग के कार्ड जो हैं उनको जो फाइनली जो हमारे पास में ड्रॉवर है जो कि कैटालॉगिंग कैबिनेट्स में रखे जाते हैं। स्थानों से संबंधित पुस्तकों की सूची को टॉपोग्राफिकल कैटालॉगिंग कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसके अनुसार कोई ग्रंथालय सक्रिय संग्रह के पुनः संसाधन के लिए यहाँ पे पहचान करता है, उसे रसाकर्षक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस नियम कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में है जो फिजिकल और इनर फॉर्म्स है लाइब्रेरी कैटालॉगिंग की, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल फॉर्म्स के बारे में कैटालॉगिंग की कि कौन कौन से इसमें शामिल हैं। भौतिक स्वरूप के आधार पे इसको बांटा गया है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आंतरिक स्वरूप के आधार पे। सबसे पहले फिजिकल फॉर्म्स यानी भौतिक स्वरूप की हम बात करते हैं, जिसमें कन्वेक्शनल फॉर्म और नेक्स्ट नॉन कन्वेक्शनल फॉर्म है, यानी परंपरागत और अपरंपरागत स्वरूप इसमें शामिल हैं। सबसे पहले परंपरागत स्वरूप का मतलब होता है प्रिंटेड बुक्स, रजिस्टर कैटालॉगिंग, उसके बाद सेल्फ कैटालॉगिंग, कार्ड कैटालॉगिंग, यानी कि आपके पास में ऐसी कोई वस्तु जो हार्डली आपके हाथ में हो, जैसे प्रिंटेड बुक्स हैं, जैसे कुछ कैटालॉगिंग रजिस्टर्ड हैं, जैसे सेल्फ कैटालॉगिंग है, कार्ड कैटालॉगिंग है, यानी कि ये जो है परंपरागत रूप से यहाँ पे चले आ रहे हैं और अभी भी यहाँ पे लाइब्रेरीज में आपको मिल ही जाते हैं। अपरंपरागत स्वरूप की बात करें जिसमें मार्क यानी कि मशीन रीडेबल कैटालॉगिंग है, OPAC, CCF इसमें शामिल है, माइक्रो फॉर्म्स फॉर कैटालॉगिंग भी शामिल है, विजिबल इंडेक्स फॉर्म्स भी इसमें दिए जाते हैं। तो ये कुछ हमारे पास में डिजिटल फॉर्मेट है जो कि नॉन कन्वेक्शनल फॉर्म्स में शामिल किए गए हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट है सूक्ष्म रूप स्वरूपी जो कैटालॉगिंग है, बेसिकली उसको हम माइक्रोफिश, माइक्रो कार्ड और माइक्रो फिल्म्स के रूप में डिस्ट्रीब्यूट यानी डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारे पास में रजिस्टर्ड और प्रिंटेड बुक्स को लेके, बेसिकली इसमें रजिस्टर्ड मुद्रित जो पुस्तकें हैं वो यहाँ पे शामिल होती हैं। USA के अंदर सबसे पहले हार्वर्ड कैटालॉगिंग के रूप में इसको 1973 में प्रकाशित किया गया। कैटालॉगिंग जिसमें कैटालॉग प्रविष्टियों को हाथ से लिखा जाता है, मुद्रित किया जाता है, साथ ही एक वॉल्यूम के बाध्य रूप से इसको बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में सेल्फ कैटालॉगिंग है, जिसमें शीट्स, स्लिप, बाइंडर में बंधे हुए कार्ड्स इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। इसको आप अपडेट अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन अभी अपन ने जो रजिस्टर्ड जो कैटलॉगिंग पढ़ी उसको आप यहाँ पे अपने अनुसार जो है उसको अपडेट नहीं रख सकते, जिसे इसके बारे में अपन पढ़ा, इसको आप अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम बात करें सेल्फ कैटलॉगिंग में, इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। 1876 में यूनिवर्सिटी ऑफ लाइब्रेरी लेडन जो कि हॉलैंड में है, उसके अंदर इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया। बेसिकली इसकी साइज है 6x6 इंच इसकी साइज होती है। बेसिकली इसके अंदर 1891 में मैडम रिकी के द्वारा इसमें सुधार किए गए, जो कि जेडी ब्राउन 1892 में एडजस्टेबल सेल्फ कैटेगरी जो कैटलॉगिंग है उसका आविष्कार जेडी ब्राउन के द्वारा किया गया था। आधुनिक रूप से आविष्कार जो है इसका आर्थर लैम्बर्ट के द्वारा किया गया। सेल्फ लॉकिंग जो विकेट है वो भी यहाँ पे इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। यूके की सार्वजनिक पुस्तकालय में उपयोग में ली जाने वाली जो पुस्तकें, मुद्रित पुस्तकें इत्यादि इसमें शामिल हैं। कार्ड फॉर्म की हम बात करें, बेसिकली इसकी जो आकार है वो यहाँ पे पहले देखें तो 5x3 होता है, जिसे अपन यहाँ पे 12.7 × 7.5 सेंटीमीटर में लिखते हैं और ये इंच में है। सबसे पहले 1775 में इसका सबसे पहला प्रयोग जो है रोजियर के द्वारा पेरिस से विज्ञान अकादमी में लिया गया। उसके बाद में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में बन सकते हैं, या आपका क्यू के रीजन्स के रूप में काम आएगा। सबसे पहले रजिस्टर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स कैटलॉगिंग जो है 1973 में USA हार्वर्ड कैटलॉगिंग के रूप में जानी गई। सेल्फ कैटलॉगिंग जो है 1876 में हॉलैंड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ लेडन, जिसकी साइज 6x4 थी।
कार्ड फॉर्म की बात करें 1775 में पेरिस के अंदर दी गई, जो कि रोजियर के द्वारा ये दिया गया। इसकी साइज 5x3 थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नॉन कन्वेक्शनल एंड मॉडर्न फॉर्म्स को लेके, जिसके अंदर हमारे पास में कोई भी प्रिंटेड जो है सामग्री नहीं होती, कोई भी बुक्स फॉर्म नहीं होता। सभी जो चीज़ें होती हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में होती हैं, ऑनलाइन फॉर्मेट में होती हैं। वर्चुअली आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर किसी भी हार्ड कॉपी या फिर किसी भी बुक्स का प्रिंटेड पेपर्स आपके हाथ में नहीं होता। सबसे पहले विजिबल फॉर्म्स की बात करें, जो कि शवदर्शी स्वरूप होता है। इसके अंदर व्यापारिक, औद्योगिक, पुस्तकालय सूची इत्यादि इसमें शामिल की जाती हैं। बेसिकली ये काफ़ी सरलता से पढ़ा जा सकता है। इसकी साइज़ जो है 125x40 सेंटीमीटर होती है। सेकंड हमारे पास में माइक्रो फॉर्म्स कैटलॉगिंग की बात करें, बेसिकली एक ही पत्र में अनेक प्रकार की पुस्तकों की सूची सूक्ष्म रूप से रिप्रेजेंट करना, फोटोग्राफी विधि की तकनीकी सहायता से, इसको हम यहाँ पे माइक्रो फॉर्म्स के रूप में लिखा देते हैं। आगे हम बात करें, माइक्रो फिल्म जो है वो एक लंबी रील्स के रूप में होती है। माइक्रोफिल्म जो होती है वो एक प्रकार की पारदर्शी कार्ड्स के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में मार्क के 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा ये इसका विकास किया गया। बेसिकली 1967 में इसको कंप्लीट किया गया। ये मशीन जो है मशीन रीडेबल एक कैटलॉगिंग सिस्टम है। उसके बाद बात करते हैं OPAC के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और काफ़ी चर्चा में रहता है। ऑनलाइन पब्लिक एसेस कैटलॉगिंग इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहले लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। बेसिकली इसका उद्देश्य रियल टाइम इंटरेक्टिव रिट्राइवल सिस्टम, यहाँ पे इसको कह सकते हो। ये एक कंप्यूटरीकृत सूची का स्वरूप होता है, जो कि सॉफ्टवेयर की सहायता से ग्रंथों की सूची कंप्यूटर में तैयार करने का काम करता है। इसके अंदर टर्मिनल्स पर पुस्तकालय के विभिन्न सभी प्रकार के मुख्य सर्वर्स को जोड़ा जाता है और ये जो डेटा है वो ऑनलाइन डेटाबेस के रूप में जाने जाते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है दुनिया भर में या फिर दुनिया में OPAC कैटलॉगिंग सिस्टम के रूप में विकसित किया गया था। कार्ड कैटलॉगिंग, जिसे विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कैटलॉगिंग कैबिनेट्स में व्यवस्थित किया जाता है, यानी जो भी हमारे पास में कार्ड कैटलॉगिंग थी उसको अपन ने OPAC के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। आगे हम बात करते हैं इनर फॉर्म्स ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की, कि हमारे पास में जो भी आंतरिक फॉर्म है लाइब्रेरी कैटलॉगिंग वो कौन कौन सी होती है। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉगिंग होती है, उसके बाद में क्लासिफाइड कैटलॉगिंग होती है, फिर हमारे पास में अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड कैटलॉगिंग होती है। तो तीन प्रकार के जो हमारे पास में पुस्तकालय सूची के आंतरिक स्वरूप के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉगिंग के बारे में। अल्फ़ाबेटिकल कैटलॉगिंग का मतलब होता है कि आप जो भी यहाँ पे प्रविष्टियाँ का एंट्री करेंगे वो अल्फ़ाबेटिकली कैटेगरीज में जो है वो व्यवस्थित होंगी। इसके अंदर हमारे पास में लेखक चाहे भले हो या फिर ना भी हो, लेकिन टाइटल का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, नाम का होना काफ़ी ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है और इसी प्रकार से हमारे पास में जो डिक्शनरी है, शब्दकोश का होना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। लेखक सूची में लेखक के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्राचीन प्रकार की सूची, अतः इसे लेखक सूची भी कहते हैं। इसके अंदर लेखक शब्द का व्यापक अर्थ जो है उसके प्रयोग में लिए जाने पे है, जैसे एडिटर है, ट्रांसलेटर है, उसके बाद में संशोधन करता है, रूपांतरकार हैं, संलग्न करता है, चित्रकार हैं इत्यादि, ये लेखक सूची में आते हैं। यानी कि लेखक होना जरूरी होता है। टाइटल्स में लेखक ना भी हो तो चलेगा, बट टाइटल का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। आगे हम बात करते हैं नाम सूची, जिसके अंदर नाम का होना काफ़ी ज़रूरी होता है। नाम यहाँ पे ग्रंथमाला में डाला जाता है। अनुवर्गीय विषय की बात करें, अल्फ़ाबेटिकल जो सब्जेक्ट कैटलॉगिंग है, बेसिकली इसको विशिष्ट विषय के अनुरूप यहाँ पे सजाया जाता है, यानी अरेंज किया जाता है। डिक्शनरी की बात करें, जो कि ALA ग्लॉसरी के अनुसार शब्दकोशीय सूची है, ये प्राय पत्रकों को व्यवस्थित करने में इसका उपयोग किया जाता है, जिसमें लेखक, आख्या, विषय, ग्रंथमाला, संबंधित निर्देश एक साथ यहाँ पे जो है अल्फ़ाबेटिक रूप में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में है क्लासिफाइड कैटलॉगिंग, जिसके अंदर संख्या और शब्दों दोनों का यहाँ पे मिश्रण किया जाता है। बेसिकली ये दो प्रकार से बटा होता है, पहला वर्गीकृत और दूसरा वर्णमाला के रूप में, जिसे अपन संख्या और शब्द कह रहे हैं। संख्या जिसमें जिनमें संख्या की एंट्रीज होती हैं उसे मैन एंट्री यानी कि CRE कहते हैं, और जिसमें शब्दों की एंट्रीज की जाती है उसमें बुक इंडेक्स एंट्रीज होती हैं। साथ ही यहाँ पे जो CI होता है, CRI होते हैं, सभी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। मार्गेट मान के अकॉर्डिंग वर्गीकृत प्रसूची एक विषय सूची है, जिसमें प्रविष्टियों को वर्गीकरण के किसी मान्यता प्राप्त प्रणाली के द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। अंकन या वर्गीकरण प्रतीक के व्यवस्था की विधि प्रस्तुत करता है, ये मार्गेट मान के द्वारा कहा गया। अल्फ़ाबेटिको क्लास्ड जो कैटलॉगिंग है उसके अंदर वर्गीकृत और शब्दकोश दोनों को ही यहाँ पे समान रूप से जो है उनका समन्वय के रूप में इनको रखा जाता है।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले क्लासिफाइड कैटलॉगिंग एंट्रीज जो है वो बेसिकली वर्ग संख्या के अंतर्गत व्यवस्थित किए जाते हैं। वर्गीकृत सूची एक सब्जेक्ट कैटलॉगिंग के रूप में होती है। साथ ही वर्गीकृत सूची विषय के आधार पर सूचना तक पहुंच प्रदान करने, साथ ही विषय प्रविष्टियों को वर्गीकरण की एक योजना के अनुसार व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ISBD है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन इसका पूरा नाम होता है। ये बेसिकली एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है जो कि AACR 2 में इसको इस्तेमाल किया गया था। इसको 1971 में भी यहाँ पे पब्लिश किया गया, जो कि 1969 में कोपेनहेगन की एक मीटिंग में ग्रंथ सूची विवरण के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय मानक के रूप में 1971 में इसको पब्लिश किया गया था ISBD को। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। बेसिकली ये इफ्ला के द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य बेसिकली प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में संगत वर्णनात्मक कैटलॉगिंग का जो है उसका प्रसारित करना। डिस्क्रिप्टिव कैटलॉगिंग टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। साथ ही हम बात करते हैं जो इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफीज है उसके द्वारा USA, UK, चाइना, जापान फॉर एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ये इन सभी को जो है एजेंसियों के बीच में एक समन्वय स्थापित करता है। AACR 2 जो है उसका आधार ISBD G 1977 है। ISBD M जो है वो फर्स्ट एडिशन 1971 के प्रकाशन 1974 में किया गया था। ISBD अंतिम संस्करण जो है 2011 में पब्लिश किया गया। बेसिकली 2011 में 9 जो है कंसोलिडेटेड जो एडिशंस हैं वो यहाँ पे इसमें पब्लिश किए गए थे। बेसिकली उन 9 क्षेत्रों की बात करें जिसमें एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, एरिया 5, एरिया 6, एरिया 7, एरिया 9, 8 के रूप में इनको रखा गया। सबसे पहले एरिया 0 में कंटेंट फ्रॉम द मीडिया टाइप्स रखा गया। सेकंड में टाइटल रखा गया। तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको समय मिले तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं न्यू एरियाज जो 0 है इसको कंटेंट फ्रॉम द मीडिया टाइप एरियाज 2009 में इसको स्वीकृत किया गया। ISBD 2011 का अंतिम संस्करण कंसोलिडेटेड एडिशंस है जो कि जुलाई 2011 में डी गुइट्रेसोर के द्वारा पब्लिश किया गया था। ध्यान रहे गुइट्रेसोर के द्वारा जुलाई 2011 में जो ISBD है उसका कंसोलिडेटेड एडिशंस है वो यहाँ पे पब्लिश किया गया था। कैटलॉगिंग डेटा का आदान प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचार प्रारूप के रूप में इसको जाना जाता है। ISBD के डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स है वो अपन बात कर लेते हैं। ISBD में जो M है वो मोनोग्राफ को शो करता है जो कि 1974 में इसका पब्लिकेशन किया गया था। कुछ रिवाइज्ड एडिशंस भी हैं, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ISBD M जो है वो आपका मोनोग्राफिक जो है पब्लिकेशन उसको डिनोट करता है। एस मतलब ISBD एस मतलब होता है सीरियल, जो कि हाल ही में ये इसको बंद करके यहाँ पे CR के नाम से इसको कर दिया गया है। 1974 में पब्लिश किया गया जाता था सीरियल के नाम से। ISBD CM जो कि कार्टोग्राफिक मटेरियल्स है उसको 1977 में पब्लिश किया गया। ISBD G जो है जो कि जर्नल होता है 1977 में इसका पब्लिकेशन किया गया। ISBD NBM जिसे नॉन बुक मटेरियल्स कहते हैं, यहाँ पे इसको 1977 में पब्लिश किया गया था। साथ ही ISBD ओल्डर जो है पहले इसको मोनोग्राफिक कहते हैं लेकिन अभी इसको ISBD A के नाम से जाना जाता है जिसे एंटीक्योरियम कहते हैं, 1980 में पब्लिश किया गया। और ISBD PM जो है प्रिंटेड म्यूजिक जो है 1980 में इसको पब्लिश किया गया। आगे ISBD जो है हमारे पास में CF जो है जिसे कंप्यूटर फाइल पहले कहा जाता था लेकिन अब यहाँ पे इसका नाम बदल के ISBD ER कर दिया गया। बेसिकली ER का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्स, जो कि 1990 के अंदर पब्लिश किया गया। ISBD ER जो है सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्स के रूप में 1997 में पब्लिश किया गया था। हालांकि पहले ये जो है CF के रूप में कंप्यूटर फाइल्स के रूप में 1990 के अंदर पब्लिश किया गया था। ISBD CR जो है पहले अपन बात कर चुके हैं, कंटिन्यू रिसोर्स है, 2002 में इसको पब्लिश किया गया। आगे ISBD जो प्री है वो हमारे पास में ISBD सीरीज एंड अदर प्रिलिमिनरी एडिशंस 2007 में पब्लिश किया गया। ISBD का कंसोलिडेटेड एडिशन जो है जो कि 2011 में पब्लिश किया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर लेके चलता हूं जो कि ISBD और कैटलॉगिंग कोड के बीच में जो संबंध स्टैब्लिश करता है उसे कैटलॉगिंग कोड में ग्रंथ सूची विवरण शामिल होंगे। साथ ही ISBD प्रारूप के अकॉर्डिंग GMD जिसका पूरा नाम जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन होता है, आख्या के बाद में रिकॉर्ड्स किए जाते हैं। ध्यान रहे GMD का पूरा नाम आप बिल्कुल याद करके जाइएगा। GMD का पूरा नाम जो है जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में ISBD था।
नेक्स्ट हमारे पास में मार्क है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। बेसिकली मार्क का पूरा नाम मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग होता है। सबसे पहले इसको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा जो दिया गया था वो हेनरिटी अवराम के द्वारा दिया गया था। इसमें जो बड़ी संख्या में पुस्तकालय को ग्रंथ सूची संबंधी जानकारी संप्रेषित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। बेसिकली ये डिजिटल प्रारूप के मानकों का सेट है जिसमें पुस्तकें, डीवीडी, डिजिटल संसाधन जो भी हैं उसको मशीन पठनीय सामग्री के रूप में देखा जाता है। मार्क फर्स्ट की बात करें, इसका आविष्कार जो है, इसका विकास जो है लाइब्रेरी ऑफ कैटलॉगिंग में 1966 में किया गया था लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इसमें सिर्फ केवल पुस्तकों को से ही यहाँ पे निपटने का काम करता है। उसके बाद मार्क सेकंड की बात करें, ये भी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1968 में इसका विकास किया गया। बेसिकली मार्क सेकंड जो है ये दो भागों में बांटा गया, जो कि BNB यानी कि ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी मार्क, और उसके बाद में US मार्क यानी कि यूनाइटेड स्टेट मार्क जो है। तो दो भागों में इसको बांटा गया है मार्क सेकंड को। मार्क 1971 में हम बात करें, जो कि 71 में US मार्क नाम करके पब्लिश किया गया था। बेसिकली डेटा के प्रसार के लिए बहुत अमेरिका का राष्ट्रीय मानक इसको बनाया गया, जो कि संचार फॉर्मेट्स में UFBD, जिसका पूरा नाम US मार्क फॉर्मेट बिब्लियोग्राफिक डेटा होता है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मेट जो है वो यहाँ पे UFAD, जिसका पूरा नाम US मार्क अथॉरिटी डेटा होता है। उसके बाद में UFHL, जिसका पूरा नाम US मार्क होल्डिंग एंड लोकेशंस होता है। 1973 में US मार्क जो है अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया गया, जो कि 1974 में कनाडा मार्क कैनेडियन रिवाइज्ड इसको 1979 में किया गया। 1975 में UK मार्क्स के रूप में जाना गया। 1977 में यूनिवर्सल मार्क प्रारूप जो यूनिक मार्क्स कहते हैं, इफ्ला के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया। बेसिकली आपको इसमें जो चीज़ें पढ़नी है वो सिंपल इतना ही पढ़ना है। US मार्क 1971 में पब्लिश किया गया, और ये जो इसका संचार का फॉर्मेट है वो यहाँ पे UFBD, UFAD, UFHL इसके पूरे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं मार्क 21, जो कि 1999 के अंदर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, साथ ही कैनेडियन नेशनल लाइब्रेरीज के द्वारा पब्लिश किया गया। बेसिकली ये जो है UBCIM यानी कि यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क्स की प्रमुख गतिविधियों को जांचने का काम करता है। मार्क कैटलॉगिंग को भी यहाँ पे संदर्भित करता है। साथ ही मार्क ISO 2709 यानी 2709 के ऊपर ये जो है 2709 के ऊपर यहाँ पे ये आधारित है मार्क। उसके बाद मार्क 21 स्ट्रक्चर को लेके हम बात करें, जो कि 3 भागों में इसको स्ट्रक्चराइज किया गया है। पहला रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, दूसरी कंटेंट स्ट्रक्चर डेजिग्नेशन, और डेटा कंटेंट रिकॉर्ड्स। ये तो जो 3 स्ट्रक्चर हैं वो मार्क्स 21 के स्ट्रक्चर के रूप में जाने जाते हैं। बेसिकली रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को लेके हम बात करें, सबसे पहला इसमें जो है ISO 2709 स्टैंडर्ड ऑफ, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये पब्लिश किया गया। बेसिकली इसमें लेटर जो कि 24 वर्णों का बना होता है। जो डायरेक्टरीज है उसको अपन यहाँ पे 12 वर्णों में बांटा जाता है, जो कि 3, 4, 5, हालांकि इसकी अपन बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट कैटलॉगिंग कंटेंट, जो कि संबंधित ग्रंथ सूची डेटा फील्ड्स के रूप में यहाँ पे जानी जाती है, जो कि उसके बाद में हम बात करते हैं कि डायरेक्टरीज जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी अपन ने 3 भागों में बांटा गया। आप देख सकते हैं 3 घटक होते हैं। फील्ड टैग जो कि पहले 3 डिजिट्स होती हैं, उसके अंदर फील्ड लेंथ को लेके हम बात करें जो कि अगले 4 यूनिट्स होती हैं, डिजिट होती हैं। स्टार्टिंग पोजीशन जो कि अगली जो 5 डिजिट्स हैं वो होती हैं। आप इसको यूँ देख लीजिएगा कि 1 2 3 0 से लेके 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। पहली जो 3 यूनिट्स हैं वो आपको फील्ड टैग है वो डिनोट करती हैं। अगली 4 जो हैं वो आपको फील्ड जो लेंथ है उसको डिनोट करती है, और अगली जो 5 है वो आपको स्टार्टिंग पोजीशंस को डिनोट करती है। इसकी अपन ये देख सकते हैं। कंटेंट डिजिग्नेशंस को लेके यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल, उसके बाद में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं, मार्क 21 टैग्स के कुछ सब फील्ड्स हैं तो उसकी अपन बात कर लेते हैं। देखिए अगर बात करें बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट जो है वो आप 0 से स्टार्ट किया गया है 9 तक, तो इसमें 0 1 2 3 4 लेके यहाँ पे डबल बार x लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 बार x लगाएंगे, फिर 1 को स्टार्ट करेंगे, फिर 2 बार x लगाएंगे, फिर 2 वापिस से 2 बार x, इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। इसको आप पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आगे हम बात करते हैं उसके थोड़े से और देखे ना चाहें तो आप देख सकते हो टैग को कि 020 जो है वो ISBN को शो करता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स नंबर होता है। 022 जो है वो ISSN को डिनोट करता है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है। 080 जो है UDC को डिनोट करता है। 082 जो है DDC को डिनोट करता है।
उसके बाद में कुछ और भी टैग हैं जो कि आप देख सकते हैं। 245 जो है वो टैग स्टेटमेंट को डिनोट करता है, 250 एडिशंस स्टेटमेंट को, 260 पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, 300 फिजिकल डायमेंशंस को, 490 सीरीज़ जो टाइटल है उसको। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। आगे हम बात करते हैं ISBN को लेके, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक्स नंबर्स को लेके। सबसे पहले यहाँ पे ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके मानक 2108 के ऊपर ये परिभाषित की गई है, उसको इसके आधार पर रखा गया है। बेसिकली ये अद्वितीय मशीन पठनीय पहचान संख्या है जो कि पुस्तक को स्पष्ट रूप से चिन्हित करने का काम करती है। इसको 1966 में फेडरिक गॉर्डर फॉस्टर के द्वारा ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन में के प्रोफेसर के द्वारा इसका विकास किया गया। आयरलैंड में इसे स्टैंडर्ड बुक्स नंबर को 9 संख्याओं से डिनोट किया गया। डेविड व्हिटकर जो है वो ISBN के जनक भी माने जाते हैं। 1967 में यूके में SBN विकसित किया गया था, जो कि 1968 में इम्ब्राय कोल्टे के द्वारा जो USA के अंदर SBN जो है वो डिनोट किया गया था। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो ये 10 संख्या होती थी और 4 भागों में बटा होता था, लेकिन अभी हम बात करें 1 जनवरी 2007 से इसको 13 अंकों में और 5 भागों में इसको बांट दिया गया। ध्यान रहे अभी इसके डिजिट जो हैं 13 डिजिट्स हैं और 5 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस जो है उसके द्वारा जो है 2108 मानक में इसको रखा गया है। ISBN के जो मुख्य भाग है उसकी अपन बात कर लेते हैं। इसके टोटल 5 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है EAN जिसे अपन यूरोपियन आर्टिकल नंबर कहते हैं, फिर ग्रुप, फिर पब्लिकेशंस, फिर आपके टाइटल, फिर चेक। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ISBN के 5 तत्वों के 1 बाय 1 लेके। सबसे पहले प्रीफिक्स एलिमेंट्स की बात करते हैं जिसे EAN के नाम से अपन ने जाना है। इसको 3 अंकों से डिनोट किया जाता है। बेसिकली ये 3 अंक 1978 या फिर 1979 ही हो सकते हैं, इसके अलावा आपको नहीं लेने होते हैं। सेकंड हमारे पास में रजिस्ट्रेशन ग्रुप्स एलिमेंट्स है। ग्रुप को हमने बांटा जो कि ISBN प्रणाली में भाग लेने वाले विशेष देश, भौगोलिक क्षेत्र इत्यादि की भाषा को लेके पहचानने में हेल्प करता है। 1 से लेके 5 अंकों के बीच में इसकी लंबाई होती है। तीसरा रजिस्ट्रेंट एलिमेंट जिसे अपन पब्लिशर कहते हैं वो 7 अंकों तक हो सकता है। उसके बाद पब्लिकेशन एलिमेंट जिसे अपन टाइटल के नाम से डिनोट किया है 6 अंक तक इसकी लेंथ हो सकती है। चेक डिजिट्स है ऑलमोस्ट 1 अंक का यहाँ पे ही होता है। प्रत्येक ISBN को 5 तत्व होते हैं, हालांकि प्रत्येक खंड को रिक्त यहाँ पे स्थान से हाइफन के द्वारा डिनोट किया जाता है। 5 तत्वों में 3 की जो लंबाई है वो भिन्न हो सकती है, जिसके अंदर ISBN सौंपने वाली एजेंसी जो राजस्थान में इंडिया के अंदर है वो RR बोकर के द्वारा US, UK के अंदर निल्सन बुक सर्विस और इंडिया के अंदर RRLF जो हमारे पास में एजेंसी है उसके द्वारा ISBN को मेंटेन किया जाता है। ISO द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय ISBN एजेंसी जो है वो लंदन में स्थित है। ठीक है, 10 अंकों का प्रारूप ISBN के द्वारा ISO के द्वारा विकसित किया गया था। हालांकि 1970 में ISO 2108 में फर्स्ट एडिशन के रूप में इसको स्वीकृत किया गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड एडिशन 1978 और 1992 के अंदर ये सामने आए। उसके अंदर 1 जुलाई 2007 में 13 अंक जो 10 अंक थे उनको 13 अंक में कन्वर्ट कर दिया गया। हाल ही में 13 अंकों में इसको पब्लिश किया जाता है और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो 2108 हैं। उसके बाद में इसको भी यहाँ पे RRF एजेंसी ये सब चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, आप देखना चाहे देख सकते हो। उसके बाद में हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अपन देख लेते हैं। ISSN के बारे में देख लेते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल के नंबर जो कि ISO के द्वारा 1971 में पब्लिश किया गया था। बेसिकली सभी समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, सभी मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेसिकली ये 8 अंकों का होता है, 2 समूह में बटा होता है, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 से लेके 4 और 5 से लेके 8 तक। 1971 में ISBN को ISO के द्वारा पब्लिश किया गया था। 1975 में ISSN को ISO के द्वारा पेश किया गया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 3297 के अंदर इसको रखा गया था। उसके बाद ISBN जो है 2 भागों में बटा होता है, पहला टाइटल और फिर नेक्स्ट हमारे पास में चेक डिजिट्स। इस प्रकार से आप देख सकते हो ये बारकोड है, जिसके अंदर हमारे पास में 8 डिजिट्स के अंदर इसको 2 पार्ट्स के रूप में डिवाइड किया गया है। लास्ट जो डिजिट होती है वो चेक डिजिट्स होती है। मोस्टली इसको 1 डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम बात करें निष्क्रिय के हेडक्वार्टर की, तो ये दिल्ली में है।
भारत में ISSN 1986 में निष्क्रिय संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया। जब एक ही संस्थान वाला धारावाहिक या सीरियल फॉर्म से एक से अधिक बार मीडिया में पब्लिश किया जाता है तो प्रत्येक मीडिया प्रकार जो है उसके ISBN नंबर उसको हर बार दिया जाता है। वर्तमान में प्रिंट के लिए PISSN और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए EISSN के रूप में फॉर्मेट्स दिए गए हैं। ISSN का उपयोग आप देख सकते हो प्रकाशकों, आपूर्तिकर्ताओं, साथ ही पुस्तकालय सूचना सेवाएं, बार कोड्स में, यूनियन कैटलॉगिंग में इत्यादि में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और हमारे पास में तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। जो हमारे पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ, बाकी आप सीरीज़ इस PDF से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में ISNI, जिसे अपन पूरा नाम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नेम आइडेंटिफायर कहते हैं, 2012 में इसका जो है वो पब्लिश किया गया था। बेसिकली पहली बार ये 16 अंकों का 2012 में पब्लिश किया गया था, तो ये आप देख लीजिएगा। और इसके जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 27,729 के रूप में जानी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट कोडेन है जो कि 1953 में चार्ल्स बिशप के द्वारा दिया गया था। 6 वर्ण, उसके बाद में अल्फ़ा न्यूमरी के बिब्लियोग्राफी के कैटलॉगिंग कोड के नाम से जाने जाता है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। क्विक अगर रिविजन्स के रूप में आप देखें तो ये स्लाइड देख सकते हैं, इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारे पास में CCF है, जिसका पूरा नाम कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट होता है। बेसिकली इसका उपयोग जो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स और पुस्तकालय के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो एजेंसी हैं, जो भी सूचना एजेंसी है और पुस्तकालय समूह के बीच में रिकॉर्ड का आदान प्रदान होना, साथ ही उसके लिए एक संरचित प्रारूप डेवलप करना, यहाँ पे CCF कहलाता है। CCF अप्रैल 1978 में यूनेस्को के द्वारा आयोजित टॉरमिना सिसिली में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान इसका आयोजन किया गया। इसमें सिफारिशों को लेकर हम बात करें जो कि यूनेस्को के PGI ने एक सामान्य संचार प्रारूप की स्थापना की, जिसे एडहोक ग्रुप के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो आपको बता दूं 1978 में यूनेस्को के द्वारा जो कि इसके रिकमेंडेशंस के आधार पे ही यहाँ पे CCF का जो विकास है वो किया गया था। फर्स्ट एडिशन ऑफ द CCF का 1984 था, जो कि पीटर सिमंस और एलन हॉपिकिंस के द्वारा दिया गया था। सेकेंड एडिशन CCF का 1988 था, जो कि CCF/B एंड CCF/F नामक 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था। बेसिकली CCF/B का मतलब होता है आपका बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन और CCF/F का मतलब होता है हमारे पास में फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस। तो ये 2 कोडवर्ड जो थे वो यहाँ पे सेकंड एडिशंस में CCF के 1988 में दिए गए थे, 2 खंडों के रूप में, 2 वॉल्यूम के रूप में। कई देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रंथ सूची अभिलेखों के आदान प्रदान और निर्माण के लिए इस मानक को अपनाया था। साथ ही यहाँ पे हमारे पास में नेक्स्ट है CCF का स्ट्रक्चर को लेके। CCF की स्ट्रक्चर को लेके अगर हम बात करें तो इसके पास में जो स्ट्रक्चर है वो आप 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड है। दूसरा डायरेक्टरीज है। उसके बाद में डेटा फील्ड है और नेक्स्ट जो लास्ट 4 है वो रिकॉर्ड सेपरेटर है। स्ट्रक्चर ऑफ CCF जो है बेसिकली रिकॉर्ड संरचना अंतर्राष्ट्रीय मानक ISO 2709 के विशिष्ट क्रियान्वयन का गठन किया, जिसमें 4 भागों में इसको ISO 2709 के आधार पर बांटा गया, जिसमें रिकॉर्ड लेवल जो है बेसिकली इसके अंदर हमारे पास में जो भी रिकॉर्ड को संरक्षित करना, साथ ही उसको बनाए रखना, उसके पैरामीटर उसके मानक के अकॉर्डिंग, जिसमें टोटल जो CCF रिकॉर्ड थे 24 वर्णों में निश्चित लंबाई वाले लेवल्स के साथ लिखे जाते थे। डायरेक्टरीज की बात करें जो बेसिकली 14 वर्ण प्रविष्टियों की एक चर संख्या की तालिका थी। इसके अंदर फील्ड विभाजक वर्ण तालिका यहाँ पे शामिल नहीं हुआ करती थी। उसके बाद में प्रत्येक निर्देशिका जो प्रविष्टि है, एंट्री है, रिकॉर्ड में डेटा फील्ड्स की घटना से मेल खाती थी। इसको 5 भागों में हमने बांटा है, जो कि टैग, लेंथ ऑफ डेटा फील्ड, उसके बाद में स्टार्टिंग कैरेक्टर पोजीशन, उसके बाद सेगमेंट आइडेंटिफायर, उसके बाद में अक्रेंस आइडेंटिफायर। तो ये हमारे पास में 5 जो ऐसे भाग हैं जिसको हमने CCF के जो स्ट्रक्चर में डायरेक्टरीज को बांटा है। नेक्स्ट हमारे पास में है डेटा फील्ड। तो डेटा फील्ड्स में हम यहाँ पे बेसिकली एक डेटा फील्ड्स में शामिल जो हैं वो सूचक के रूप में होते हैं, साथ ही
एक या एक से अधिक सब फील्ड के डेटा फील्ड जो है, जिसमें प्रत्येक के पहले एक सब फील्ड आइडेंटिफायर हुआ करता था। नेक्स्ट, एक डेटा फील्ड विभाजक के रूप में भी ये काम करता है डेटा फील्ड। नेक्स्ट, रिकॉर्ड सेपरेटर की बात करें, जो बेसिकली हमारे पास में ISO 646 वर्ण संख्या 1/13 के रूप में इसको रिकॉर्ड अंतिम वर्ण है, जो कि यह रिकॉर्ड के फील्ड डेटा फील्ड के फील्ड विभाजक का अनुसरण भी करता है। आगे हम बात करते हैं RDA। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है RDA, जिसका पूरा नाम रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस होता है। देखिए, इनकी फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में याद करनी पड़ेगी। RDA का मतलब यहाँ पे रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस होता है। बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड जो है वो टाइटल है, यानी कि मानक जो का शीर्षक है, जो AACR या फिर आप कह सकते हो AACR सेकंड की सफलतापूर्वक यहाँ पे रिप्लेसमेंट करता है। ये डिस्क्रिप्टिव कैटालॉगिंग के एक मानक के रूप में जाना जाता है, जो कि ग्रंथ सूची डेटा तैयार करने, उसके निर्देश और दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको प्रदान करता है। साथ ही RDA में एंग्लो अमेरिकन्स को बदलने के लिए अपनी रणनीति योजना 2005 और 9 के बीच में जो है RDA संचालन समिति के द्वारा बनाई गई थी। साथ ही सेकंड संस्करण है संशोधन का, उसको पहली बार 1978 में RDA के संशोधन को यहाँ पे किया गया था सेकंड संस्करण के रूप में। RDA को 10 खंडों में 10 वॉल्यूम में बांटा गया है। बेसिकली इसको आगे 13 परिशिष्टों, एक शब्दावली और एक सूचकांक के साथ में टोटल इसके 37 अध्याय में इसको विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें RDA टूल किट्स के बारे में। बेसिकली RDA टूल किट्स की अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार का एकीकृत ब्राउज़र आधारित ऑनलाइन उत्पादन है, जो उपयोगकर्ताओं को RDA सहित कैटालॉगिंग से संबंधित दस्तावेज, उनके संसाधनों के संग्रह के साथ में बातचीत करने की अनुमति देता है। और उसके बाद में ALA डिजिटल संदर्भ द्वारा विकसित और प्रबंधित भी इसको माना जाता है। साथ ही ALA की प्रकाशन की एक इकाई के रूप में भी RDA टूल किट्स को जानते हैं। साथ ही RDA को शुरू में जून 2010 में एक ऑनलाइन संसाधन के रूप में RDA टूल किट्स शीर्षक के तहत यहाँ पे प्रकाशित किया था। RDA एंड RDA टूल किट्स की बात करें तो ये RDA कॉपीराइट धारकों द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसमें कुछ यहाँ पे कॉपीराइट्स के धारक हैं, जिसमें अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी कि ALA, कैनेडियन फेडरेशन ऑफ द लाइब्रेरी एसोसिएशन, उसके बाद में CILIP जिसे अपन चार्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स कहते हैं पूरा नाम। इनके द्वारा जो है RDA किट का कॉपीराइट्स इनके पास में है। RDA संचालन की बात करें, जो कि RDA बोर्ड्स के द्वारा इंटीग्रेट यानी एक अधिकृत किया गया है। इसको RDA की सामग्री को अपडेट रखना, साथ ही उसके बनाए रखने की जिम्मेदारी इसको दी गई है। RDA पर आधारित हम बात करें, जिसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं। FRBR, जिसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफी रिकॉर्ड्स कहते हैं। इनके आपको फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स में फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो अगर आप देखें पहले मॉडल पे आधारित जो है RDA, उसमें FRBR, जिसका पूरा नाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड होता है। दूसरा FRAD, जिसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा, इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट SICP, जिसे स्टेटमेंट ऑफ इंटरनेशनल कैटालॉगिंग प्रिंसिपल्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास में FRSAD, फरसद JN, इसका पूरा नाम जो है फुल फॉर्म जो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर सब्जेक्ट अथॉरिटी डेटा होता है। तो ये 4 प्रकार के जो आधारित है RDA, यानी RDA जो है इन 4 प्रकार पे आधारित है, जिसमें FRBR, उसके बाद में FRAD, उसके बाद में SICP, नेक्स्ट हमारे पास में FRSAD। ये 4 प्रकार मैंने आपको डिस्कस किए, इनके फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। इनमें से सबसे पहला अपन पढ़ रहे हैं FRBR। बेसिकली FRBR के बारे में हमने पढ़ चुके हैं कि FRBR जो है बेसिकली RDA के ऊपर आधारित है। इसका जो विकास है वो ILA के द्वारा किया गया। बेसिकली FRBR में संस्थाओं के 3 समूह में इसको विभाजित किया गया, जिसमें आप देख पा रहे ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड। ग्रुप फर्स्ट में यह बौद्धिक कलात्मक प्रयासों के उत्पादों को उनका प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 4 भागों में इसको बांटा गया है। बेसिकली ग्रुप फर्स्ट को जो है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम, यानी कि आपके पास में सीधा ये सीक्वेंस बनाने के लिए किसी भी स्टेटमेंट में दे सकता है एग्जाम में, जो कि वर्क पहले आएगा, फिर आपका एक्सप्रेशन आएगा, फिर मैनिफेस्टेशन आएगा, फिर आइटम आएगा। यानी आप इसको शॉर्टकट कीज में आप याद कर सकते हैं। वी है ना, वी अपन इंग्लिश में लिखते हैं ना, VMI, ठीक है, VMI, ठीक है, ये आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। वर्क
उसके बाद में एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आई मतलब आइटम, ठीक है। ग्रुप सेकंड में हमारे पास में दो भागों में बांटा है, जो कि एक पर्सन, फैमिली और कॉर्पोरेट बॉडीज। उसके बाद ग्रुप 3 को हमने बांटा है 4 भागों में, जिसमें कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स, पैलेस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि FRBR को भी जो इफ्ला के द्वारा डेवलप किया गया था उसको भी हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसके अंदर अन्य भागों में इसको बांटा है। FRBR जो है बेसिकली इसकी अंतिम रिपोर्ट जो है 1998 में केजी के द्वारा प्रिंट प्रकाशित के रूप में की गई थी। बेसिकली FRBR ILA के भीतर निर्मित ग्रंथ सूची ब्रह्मांड का एक वैचारिक मॉडल है। इसको आप यहाँ पे एक आइडल यूनिट्स भी कह सकते हो या फिर वैचारिक इकाई भी कह सकते हो, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी भी सूचना को ढूंढने, उस सूचना को पहचानने, चयन करने, प्राप्त करने इत्यादि में इसका जो है काम में इसको लिया जाता है। नेक्स्ट मॉडल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं FRAD। बेसिकली FRAD का फुल फॉर्म अपन पढ़ चुके हैं, जो कि हम देखें तो द वर्किंग ग्रुप ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नंबरिंग ऑफ अथॉरिटी रिकॉर्ड्स, FRANAR अभी हाल ही में इसको कर दिया गया है। ये अप्रैल 1999 में इसका स्थापना किया गया था। प्राधिकरण डेटास के लिए FRAD प्रस्ताव जो है 2009 में इफ्ला कैटालॉगिंग अनुभाग के द्वारा इसको अनुमोदित किया गया। इसके उपयोगकर्ता की बात करें जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जैसे फाइंड, आइडेंटिफाई, कॉन्टेक्सचुअलाइज, उसके बाद में जस्टिफाई। तो 4 भागों में इसको FRAD मॉडल्स को बांटा है, जो कि 1999 में इसकी स्थापना हुई। अगला मॉडल आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं SICP। बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में तो RDA के उद्देश्य और सिद्धांतों का एक सेट के अनुरूप में इसको विकसित किया गया, जो कि ये अंतर्राष्ट्रीय कैटालॉगिंग विवरण के ऊपर यहाँ पे आधारित है। इफ्ला की मीटिंग्स में एक्सपर्ट ऑन द इंटरनेशनल कैटालॉगिंग जो IME/ICC के द्वारा इसका जो विकास है वो किया गया था। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास में D वाला FRSAD, जो कि हम यहाँ पे देख चुके हैं। इसका पूरा नाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर द सब्जेक्ट अथॉरिटी रिकॉर्ड्स इसको यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि ये एक आइडल यूनिट्स है, यानी कि ये भी एक प्रकार का वैचारिक इकाई संबंध मॉडल है, जो कि इफ्ला के द्वारा इसको विकसित किया गया। 2010 में इसका प्रकाशन हुआ। साथ ही ये जो है यूज़र टूल जो टास्क ऑफ द FRSAD जो है, इसके कुछ टास्क है जो जिसमें फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, एक्सप्लोर, ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। तो आप देख सकते हो FRSAD। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में CCC है, जो कि क्लासिफाई कैटालॉगिंग कोड है, काफ़ी चर्चा में रहता है। यहाँ से भी एग्जाम्स में डायरेक्ट फैक्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए इन चीज़ों को अगर आपको याद करना है तो बेसिकली आपको बार बार इनका रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार इनके ऊपर MCQs देने पड़ेंगे। अदरवाइज तो ये टॉपिक जो है आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं और काफ़ी रटने वाले टॉपिक हैं। तो आई होप आपसे कहना चाहूँगा कि इनको बार बार आप रिवाइज करें, जो भी आपके नोट्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो भी आपके पास में बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग, या फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने सेपरेट नोट्स बना लीजिए एक बार, और उन नोट्स को बार बार आप रिवाइज कीजिएगा, ताकि आपको एक अच्छा फीडबैक जो है आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। साथ ही आपके सिलेक्शन भी बनने के आसार काफ़ी रहेंगे। तो हम अब पढ़ने वाले हैं CCC, यानी कि हमारे पास में क्लासिफाई कैटालॉगिंग कोड। बेसिकली इसका जो सबसे पहले 5 संस्करणों में श्री रंगनाथन के द्वारा इसको दिया गया था। 2 प्रकार की प्रविष्टियाँ इसमें रखी जाती हैं, जिसमें मेन प्रविष्टि और एडिड एंट्रीज रहती है। सबसे पहले यहाँ पे भारतीय पुस्तकालय कैटालॉग का ये एक भाग है। इसके 5 संस्करणों की बात करते हैं। पहला संस्करण उसका 1934 में, दूसरा 1945, 1951, 1958, 1964 में। तो इस प्रकार से इसके 5 संस्करण जो हैं हाल ही में 1934 में, 1945 में, 1951 में, 1958 में, 1964 में दिए गए। श्री रंगनाथन के द्वारा जो और उसके जो सहायक है जो कि नील मैगनन के द्वारा भी इसकी सहायता प्रदान की गई, जो कि 21 भागों में इसका विभाजन प्रत्येक के अध्याय के आधार पे इसको किया गया है। तो आप देख सकते हो कि 5वां जो एडिशन है जो कि 1964 में प्रकाशन किया गया था श्री रंगनाथन और नील मैगनन के द्वारा, उसको 21 भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले मैन एंट्रीज को लेके। मैन एंट्रीज का मुख्य जो काम होता है वो बेसिकली ये एंट्रीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण होती है सूचना का समायोजन करने के लिए। तो इन एंट्रीज को आप छोड़ नहीं सकते, तो इनको काफ़ी महत्वपूर्ण एंट्रीज के रूप में माना जाता है। एडिड एंट्री की बात करें, अगर पाठक की रिक्वायरमेंट्स है, अगर पाठक को कुछ चीज़ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, या फिर उसकी मांग के आधार पे आप अपने अतिरिक्त जो प्रविष्टि है वो आप अपनी एंट्रीज के रूप में जोड़ सकते हो। CCC की जो मेन एंट्रीज हैं वो बेसिकली 6 प्रकार की होती हैं, जिसमें हम लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, उसके बाद में एसेशन नंबर और ट्रेसिंग सेक्शन। तो ये हमारे पास में CCC की जो मेन एंट्रीज है
उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, जो कि 6 प्रकार की मैंने बताई। पहला लीडिंग सेक्शन होता है, फिर हेडिंग सेक्शन होता है, फिर टाइटल सेक्शन होता है, फिर नोट सेक्शन होता है, फिर एसेशन नंबर होता है, फिर ट्रेसिंग सेक्शन होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले लीडिंग सेक्शन को लेके। सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं, जो कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो ये टेबल हमारे पास में है। इस टेबल को मैंने यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रूप से 2 भागों में बांटा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लीडिंग सेक्शन यहाँ पे लिखा जाता है, जिसे अपन अन्य नाम से कॉल नंबर भी कहते हैं, क्लास नंबर भी कहते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पे हमारे पास में लीडिंग सेक्शन के जो भी नंबर रहेंगे वो यहाँ पे लिख देंगे, कॉल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ से हम बात करेंगे, एक मिनट यही बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमने एक टेबल बनाई और इस टेबल को मैंने इसको 2 भागों में बांटा और यहाँ से हमने बांटा। इसको मैंने बोला लीडिंग सेक्शन लिखेंगे, जहाँ पे लीडिंग नंबर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से शुरू करेंगे, हमारे पास में हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर और हमारे पास में ट्रेसिंग सेक्शन जो है पीछे साइड में आएगा, होल टाइम में इसको लिखा जाएगा और यहाँ पे एसेशन नंबर जो है वो यहाँ पे लिख दी जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एसेशन नंबर और ट्रेसिंग सेक्शन का जो है वो यहाँ पे प्रदर्शन किसी भी लाइब्रेरीज में किया जाता है। हम बात करते हैं लीडिंग सेक्शन को बेसिकली कॉल नंबर या फिर क्लास नंबर के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम पेंसिल से लिखते हैं। अगर रेखा पर प्रथम जो ऊर्ध्व रेखा से आरंभ होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे इस टेबल में देख सकते हो, ये हमारे पास में टेबल है कि लीडिंग सेक्शन जो है बेसिकली ये हमारे पास पहली ऊर्ध्वाधर लाइन है, जिसे फर्स्ट इंडेंटेशन लाइन भी कहते हैं। तो यहाँ से इसका जो शुरुआत है वो होती है और इसके अंदर इसको लिखा जाता है। हेडिंग सेक्शन को आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सेकंड जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वहाँ से इसको यहाँ पे लिखा जाता है। यहाँ से देखें, यहाँ से देखें और यहाँ से हमने लिखना स्टार्ट किया। टाइटल को भी हमने यहीं से लिखना स्टार्ट किया और नोट को भी अपने यहाँ से स्टार्ट किया लिखना। एसेशन नंबर को भी अपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो लीडिंग सेक्शन और जो एसेशन नंबर है, लीडिंग सेक्शन और एसेशन नंबर जो है पहली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसके अंदर जो कॉलम है उसके अंदर यहाँ पे लिखे गए, यहाँ पे लिखे गए थे, यहाँ पे लिखे गए, ठीक है। बाकी और सभी जो है सेकंड जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वहाँ से शुरू किए गए हैं, लेकिन सिर्फ लीडिंग सेक्शन और एसेशन सेक्शन को ही यहाँ पे पहली ऊर्ध्वाधर रेखा से शुरू किया गया है। चलिए बात करते हैं थोड़ी थ्योरी को लेके। तो यहाँ पे जो लिखी हुई है ग्रंथ अंक, साथ ही अग्र रेखा पर वर्ग अंक के पश्चात 2 अंकों के स्थान छोड़कर इसको अंकित किया जाता है, जो कि अपन ने बात कर ली। वर्ग अंक ग्रंथ अंक के अंत में कोई भी चिन्ह यहाँ पे अंकित नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद यदि संग्रह अंक हो तो उसको ग्रंथ परक के ऊपर यहाँ पे अंकित कर दिया जाता है। यहाँ पे टेबल्स को थोड़ा और आप देखना चाहें डिटेल से तो आप देख सकते हो। ये हमारे पास में पत्रक है, जिससे पत्रक की साइज अगर हमने देखा तो हमने देखा कि ये 12.5 सेंटीमीटर होती है और ये 7.5 सेंटीमीटर होती है। अगर हम बात करें, इसको राइट एज कहते हैं, इसको हम लेफ्ट एज कहते हैं। यहाँ पे हमने जो बांटा है इसको अपन कहते हैं लीडिंग लाइन, जिसको अपन कॉल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके अंदर आपको 3 इमेजिनरी लाइन दिख रही है जिसे काल्पनिक रेखा कहते हैं और 3 होती है। उसके बाद में पहला जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको अपने फर्स्ट इंडेंटेशन कहते हैं, हिंदी में इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। सेकंड को हमने सेकंड इंडेंटेशन का और थर्ड को हमने थर्ड इंडेंटेशन का। तो इस प्रकार से हमने इस पूरे पत्रक को, इस पूरे लीडिंग सेक्शन को, टाइटल सेक्शन को और हमारे पास में जो विभिन्न प्रकार के सेक्शन है उसको अपने बांटा। नेक्स्ट हमारे पास में हेडिंग सेक्शन है। हेडिंग सेक्शन में आप देख सकते हो लेखक का नाम अंकित किया जाना होता है। साथ ही इस अनुच्छेद में परंतु निलेख ग्रंथ को पर ग्रंथ होने पर कोलैबोरेटर का नाम भी लिख दिया जाता है या फिर टाइटल की संख्या भी आप अंकित कर सकते हो। अगर भूलवंश आपके पास में कोई भी लेखक का नाम नहीं है तो आप अपने टाइटल और कोलैबोरेटर जो भी सहायक है उसका नाम भी आप यहाँ पे हेडिंग सेक्शन में लिख सकते हैं। आगे टाइटल सेक्शन को लेके हम बात करें, टाइटल सेक्शन को भी अपन ने बात कर ली कि शीर्षक अनुच्छेद के बाद में यह अनुच्छेद आरंभ होता है। अगली पंक्ति पर द्वितीय ऊर्ध्वाधर यानी सेकंड इंडेंटेशन से इसको स्टार्ट किया जाता है। मुख्य प्रविष्टि में संस्करण की सूचना भी दी जाती है। साथ ही इसमें संपादन, तो आप देख सकते हो कि संस्करण और संपादन जो है वो आपके टाइटल सेक्शन में दिए जाते हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें, टाइटल सेक्शन के टाइप देख सकते हो। उसके बाद में नोट सेक्शन में अगर कोई भी आपको कमेंट करना है, कोई भी आपको टिप्पणी करनी है तो आप इस सेक्शन में लिख सकते हो। और ये बेसिकली 6 प्रकार की होती है, जिसमें सीरीज नोट होता है, उसके बाद में मल्टीपल सीरीज नोट होता है, एक्सट्रैक्ट नोट होता है, फिर चेंज ऑफ टाइटल नोट्स होता है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ नोट्स होता है, फिर एसोसिएटेड बुक्स नोट्स होते हैं, ठीक है। एसेशन नंबर जो कि परिग्रहण संख्या होती है, इसको अपन ने अनुच्छेद में प्रविष्टि प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा से आरंभ करते हैं, जिसे अपन परिग्रहण नंबर यानी कि एसेशन नंबर कहते हैं। ट्रेसिंग सेक्शन की लेकर हम बात करें, इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है। बेसिकली ये जो है मुख्य प्रविष्टि के अंतिम अनुच्छेद, इसमें सहायक प्रविष्टियों की सूचना साथ ही उसके संबंध को अंकित करता है। उसके बाद में अंकित सूचना पाठक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन पुस्तकालय कर्मचारी को इसकी काफ़ी ज़्यादा सहायता होती है।
इसको आप देख सकते हो क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे रेफरेंस एंट्री लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास इंडेक्स एंट्री है, उसके बाद में बुक इंडेक्स एंट्री है, फिर क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है। तो इसको 3 भागों में हमने बांटा है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। अच्छा ध्यान रखना, हमारे पास में ट्रेसिंग सेक्शन जो है, जो भी हमारे पास में ट्रेसिंग सेक्शन है वो हम किसी भी पुस्तक के मुख्य जो प्रविष्टि है उसके पीछे भाग में अंकित करते हैं, आगे नहीं करते। फ्रंट पोजीशन और मेन पोजीशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। मेन जो फ्रंट पोजीशन है उसमें लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, ट्रेस सेक्शन, उसके बाद में एसेशन नंबर ये अपन डालने होते हैं। और बैक साइड में हमारे पास में क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जिसमें क्रॉस इंडेक्स एंट्रीज हो गया, बुक्स इंडेक्स एंट्री हो गया, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री हो गया। ये सभी जो चीज़ें हैं वो पीछे बैक साइड में किसी भी प्रविष्टि के पीछे साइड में इसको डालने होते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पार्ट्स इन ट्रिपल सीसी में 5th एडिशंस के अंदर जैसा आपने बात की कि इसको 21 मुख्य क्लासों में भी डिवाइड किया गया है। तो हाँ, इसके अंदर 21 से इस प्रकार से बांटा गया है कि इसमें 4 सेक्शन को लिया नहीं गया है, जिसमें आई भी इसमें काउंट नहीं किया जाता, आई भी इसमें काउंट नहीं किया जाता, और एक्स भी इसमें काउंट नहीं किया गया, वाई भी इसमें काउंट नहीं किया गया, और एक्स भी इसमें काउंट नहीं किया गया। तो इस प्रकार से 5 ऐसे भाग हैं, 5 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश में जिसको हम ट्रिपल सीसी के 5th एडिशन के अनुसार इनको इसमें साथ में नहीं रखते, इनको अलग से यहाँ पे जो है इनको सेपरेट यानी कैंसिल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स में 5 अपन डिस्ट्रीब्यूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारे पास में 21 मेन क्लासेस में हम ट्रिपल सीसी की जो प्रविष्टि है वो दे सकते हैं। इसको आप यहाँ पे देखना चाहें तो आप देख सकते हो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है, तो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके चलते हैं। अगर हम बात करें ट्रिपल सीसी में लाइब्रेरी हेड्स की अवधारणा जो है इसके द्वारा दी गई थी। क्लासिफाई कैटालॉगिंग मुख्य रूप से नोटेशंस के अनुसार व्यवस्थित कैटालॉगिंग का एक विषय रूप होता है। प्रत्येक अलग अलग वर्ताकार कोष्टक के अंदर इसको संलग्न किया जाता है ट्रिपल सीसी के अनुसार। ठीक है, श्री रंगनाथन संहिता को विषय सूची के लिए पूर्ण संहिता कारक भी इसको माना है। साथ ही दस्तावेज के भाग के लिए विश्लेषणात्मक यानी कि एनालिटिकल प्रविष्टियां जो है वो यहाँ पे तैयार की जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि अपने यहाँ पे इसके साथ चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं इसी की एडेड एंट्रीज के बारे में। बेसिकली एडेड एंट्री जो है ट्रिपल सीसी की वो 4 भाग में बटी हुई है। पहली CRE जिसे क्रॉस रेफरेंस एंट्री कहते हैं, नेक्स्ट CIE जिसे क्लास इंडेक्स एंट्री कहते हैं, उसके बाद BIE जिसे बुक इंडेक्स एंट्री कहते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास में CRIE यानी कि क्रॉस रेफरेंस एंट्री जिसको कहते हैं। तो ये 4 भागों में एडेड एंट्रीज को बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं CRE के बारे में। बेसिकली CRE जो है मुख्य प्रविष्टि के बाद में सबसे पहले बनाई जाने वाली एंट्रीज है, जो कि 2 विषय एक साथ एक ही पुस्तक के अंदर यहाँ पे रखे जा सकते हैं। इसे नंबर एंट्रीज के नाम से भी जानते हैं, जिसे अपन बार बार नंबर एंट्रीज देते हैं, उसको CRE ही यहाँ पे कहते हैं। इसमें विशिष्ट जोड़े गए जो वर्ग संख्या है उसकी प्रविष्टि को भी यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, और यहाँ पे इस विषय में विश्लेषणात्मक प्रविष्टियाँ जो भी हैं ट्रिपल सीसी की वो CRE के रूप में ही यहाँ पे ली जाती है। अगर हम बात करें ट्रिपल सीसी को 5 भागों में इसके अकॉर्डिंग जो है एडेड एंट्रीज के अकॉर्डिंग बांटा गया है। पहला भाग इसमें लीडिंग सेक्शन होता है, दूसरा सेकंड जो है वो आपका द्वितीय, और तीसरे में हम यहाँ पे 3 से लेकर 5 तक रखते हैं, जिसमें पुस्तकों की कॉल नंबर, पुस्तकों की मुख्य प्रविष्टि और पुस्तकों की शीर्षक और घटना का स्थान यहाँ पे इसमें रखा जाता है। उसके बाद सेकंड हमारे पास में है क्लास इंडेक्स एंट्रीज को लेके। बेसिकली ट्रिपल सीसी क्लास इंडेक्स एंट्रीज को एक विषय प्रविष्टि के रूप में देखा जाता है, जो कि क्लास के नाम से उसके क्लास नंबर यहाँ पे संदर्भित किया जाता है। ट्रिपल सीसी को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें हमने इससे पहले अपने बात कर ली। उसके बाद में मेन जो हमारे पास मेन एंट्री जो है उसको क्लास नंबर से, और CRE जो है वो क्लास नंबर से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इनको एक साथ ही अपन तैयार कर सकते हैं। बुक इंडेक्स एंट्रीज की बात करें तो ये बेसिकली आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में CRIE, इसका बेसिकली भी हम देख सकते हैं 5 भागों में बांटा गया है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इसको अच्छा एक चीज़ आप याद रखिएगा कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम से पूछे गए, मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस करता हूँ। बेसिकली मैंने नोट्स में तो सब चीज़ें डाली हैं, आप इसको तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। आगे एंट्रीज फॉर सिंगल पर्सनल ऑथर्स को लेके हम बात करें, जिसमें अगर आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दे दी जाए, तो जैसे मैंने कोई भी आपको दिया राकेश शर्मा, मैंने आपको बोला कि राकेश शर्मा को ट्रिपल सीसी एंट्रीज में किस प्रकार से लिखेंगे, तो ध्यान रहे उसका सरनेम जो है शर्मा, उसको अपन ने कैपिटल लिखना है SHARMA, और हमारे पास में राकेश जो है पहला अक्षर कैपिटल, बाकी इसमें स्मॉल आएंगे, तो शर्मा और राकेश कोष्टक में हो जाएगा। कोष्टक का मतलब ये होता है कि अपन ने बाहर से ये सरनेम रखा है और इसको अपन ने कोष्टक में प्रदर्शित करते हैं।
इसी प्रकार से हमारे पास में और भी हो सकते हैं कि जो महेश गुप्ता है तो गुप्ता को बाहर रख देंगे, महेश को अंदर ग्रुप्स उसमें कोष्टक में डाल देंगे। इसी प्रकार से हमारे पास में लेखकों के नाम 2 को हम जोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके चलते हैं, जो कि यहाँ पे मेन टाइटल्स को सब टाइटल से पहले कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन जो साइन है वो यहाँ पे डालना होता है। ट्रिपल सीसी में साइज, पृष्ठ, चित्र आदि की सूचना नहीं दी जाती। साथ ही ट्रिपल सीसी के 3 विश्लेषणात्मक प्रविष्टियाँ होती हैं, जिसमें टाइटल सेक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑथर, इसमें 3 इसमें लिखे जाते हैं। उसके बाद में हम देखें ट्रिपल सीसी के अनुसार मेन एंट्रीज को एसेशन नंबर्स मुख्य प्रविष्टि के सबसे नीचे लिखा जाता है। ट्रिपल सीसी के अनुसार मेन एंट्रीज में प्रथम ऊर्ध्वाधर रेखा को लीडिंग सेक्शन के और एसेशन नंबर से शुरू किया जाता है। साथ ही ट्रिपल सीसी के अनुसार मेन एंट्रीज में हेडिंग, टाइटल और नोट सेक्शन द्वितीय जो ऊर्ध्वाधर है वहाँ से शुरू किए जाते हैं। ट्रिपल सीसी में CIE जो है वर्ग संख्या के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। साथ ही ट्रिपल सीसी में प्रथम कैटालॉगिंग कोड होता है, जो कि एक आइडल प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पे डिपेंड होता है। आइडल में सब्जेक्ट का पता ना चलने पर BIE बनाई जाती है, बुक इंडेक्स एंट्री जिसे कहते हैं। ट्रिपल सीसी के अनुसार अगर किसी पुस्तक के 4 संपादक है तो उसमें पहले संपादक के अंतर्गत यहाँ पे मुख्य प्रविष्टि कर दी जाती है, यानी पहले संपादक का नाम लिख के ही यहाँ पे प्रविष्टि बनाई जा सकती है। उसके बाद में इसके कुछ भाग है, आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ से देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है AACR फर्स्ट, जिसे एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग कोड भी कहते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके बारे में आपने सुना होगा कि हमारे पास में 19, इसका पूरा नाम जो है एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स फर्स्ट कहते हैं। बेसिकली 1967 में इसका विकास किया गया और रिप्रिंट इसको 1970 में किया गया। पेरिस सिद्धांत के ऊपर ये डिपेंड था। अक्टूबर 1961 में कैटालॉगिंग प्रिंसिपल पेरिस सिद्धांत पे ये डिपेंड हो गया। उसके मैंने ICCP के मुख्य सचिव जो है AH उसके चैपलिन है। AACR में 2 संस्करण यहाँ पे हैं, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और ब्रिटिश यहाँ पे टेक्स्ट है। नॉर्थ अमेरिका में जो हमारे पास में जो रूल्स लिए गए हैं वो 226 हैं और 216 रूल्स जो हैं वो ब्रिटिश वाले टेक्स्ट से लिए गए हैं। AACR के 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला एंट्री, हेडिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नॉन बुक मटेरियल्स है। अगर हम बात करें एंट्रीज और हेडिंग में, इसमें 5 अध्याय होते हैं जो कि पेरिस प्रिंसिपल पे डिपेंड है। उसके बाद में इसको सिम्योर लुबिट्स्की के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में 62 नियम्स होते हैं, 4 अध्याय होते हैं। ये आपका जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1949 के ऊपर डिपेंड है। नॉन बुक मटेरियल्स की हम बात करें जो कि 6 अध्याय और 81 नियम्स पे डिपेंड है। उसके बाद में हम बात करें AACR फर्स्ट, संपादक श्री सुमेनेर स्प्लेडिंग 1962 के द्वारा दिया गया। उत्पत्ति की बात करें तो सिम्योर लुबिट्स्की यहाँ पे इसके द्वारा इसकी उत्पत्ति की गई। उसके बाद ऐसा कैटालॉग कोड जिसमें लेखक विचारों को प्रमाणित माना जाता है। आगे हम बात करें AACR सेकंड, जो कि एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल सेकंड है। 1978 में इसका विकास किया गया। संपादन के तहत में ब्रिटिश लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इसमें दोनों इसमें शामिल थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी के जो माइकल गवर्नमेंट है वो और जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है उसके W विंकलर जो हैं वो दोनों इसमें शामिल हुए, जो कि 1978 में सबसे पहले इसका संपादन किया। उसके बाद में इसको तैयार करने के लिए अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन, साथ यहाँ पे कैनेडियन कमिटीज़ ऑन लाइब्रेरीज, उसके बाद लाइब्रेरी एसोसिएशन और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये सभी जो संस्थान हैं उनको मिला के AACR सेकंड का जो है वो यहाँ पे संपादन किया गया। इसको एडिट है पॉल विंकलर के द्वारा, साथ ही माइकल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। AACR 2 भागों में बटा होता है, पहला डिस्क्रिप्शन और दूसरा एंट्री एंड हेडिंग सेक्शन में। डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें, जिसमें हम प्रिंट, नॉन प्रिंट जो है 13 अध्याय को इसमें शामिल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे पास में कुछ चैप्टर्स हैं जो को आप देख सकते हो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आप फिर भी देखना चाहे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से लेके 13 तक इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। और इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसको पहले यहाँ पे 1998 में कंप्यूटर फाइल्स से लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स रिसोर्सेज को रिप्लेसमेंट कर दिया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर 12 को कंटिन्यूइंग रिसोर्स अभी हाल ही में लिखा जाता है, लेकिन पहले इसको नॉन बुक मटेरियल्स के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ रिप्लेसमेंट है। साथ ही यहाँ पे 14 से लेके 20 तक जो भी यहाँ पे हमारे पास में कॉलम्स है, जो चैप्टर है उसको ब्लैंक छोड़े गए हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर आप यहाँ पे कुछ चैप्टर्स को ऐड करना चाहें, कुछ संशोधन करना चाहें या फिर कुछ उसमें रूपांतरित करना चाहें या परिवर्तन करना चाहें तो वो चैप्टर्स आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर 21 से लेके 26 तक है, आप देखना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं। बाकी
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको पहले ही रीड आउट कर दिया। डिस्क्रिप्शन लेवल्स को देखें तो ये भी आप देख सकते हो, इसको भी अपन ने रीड आउट कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ टाइप एंड एंट्रीज WCR सेकंड। देखिए इसके अंदर भी मैन एंट्रीज, एडिट एंट्रीज और रेफरेंस एंट्री, 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहले मैन एंट्रीज को लेकर हम बात करेंगे, फिर एडिट एंट्रीज को लेकर बात करेंगे, फिर अपन रेफरेंस एंट्रीज की बात करेंगे। सबसे पहले मैन एंट्रीज की बात करें जिसको 8 भागों में बांटा गया। बेसिकली CCC में आपने देखा कि इसको अपन ने 6 सेक्शन में बांटा था, लेकिन हमारे पास में जो WCR सेकंड है उसमें हमने इसको 8 भागों में बांटेंगे। देखिए पहला सेक्शन अगर बात करें जो कि कॉल नंबर सेक्शन है, फिर हमारे पास में कॉल नंबर सेक्शन को अपन लीडिंग सेक्शन भी कहते हैं, हेडिंग सेक्शन है, फिर टाइटल एंड इम्प्रिंट जो सेक्शन है, फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड सीरीज नोट्स है, फिर नोट सेक्शन है, ISBN सेक्शन है, फिर एसेशन नंबर है, फिर ट्रेसिंग सेक्शन है। तो इस प्रकार से हमारे पास में इसको 8 सेक्शंस में जो डिवाइड है WCR सेकंड के जो पब्लिकेशंस को है उसको अपन मेन एंट्रीज के जो उसकी मेन एंट्रीज है उसको 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला कॉल नंबर जिसे अपन लीडिंग सेक्शन भी कहते हैं, बेसिकली वो सेम रहेगा जो अपन पढ़ चुके हैं, जो कि पहले अपन ने बात की है। सेम आपका हेडिंग सेक्शन रहेगा, सेम आपका टाइटल सेक्शन रहेगा, उसके बाद में सेम आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शन रहेगा। फिजिकल डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी भौतिक वर्णन यहाँ पे उसके अंदर स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। नोट सेक्शन, ISBN, एसेशन नंबर, ट्रेसिंग। उसके बाद में एडेड एंट्रीज की हम बात कर लेते हैं। एडेड एंट्रीज में आप देख सकते हो सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो, जॉइंट ऑथर को ऐड कर सकते हो, कोलैबोरेटर लिख सकते हो, टाइटल, सीरीज, इस प्रकार से इनको ऐड कर सकते हो 5 टाइप से। रेफरेंस एंट्रीज में 2 प्रकार की होती है जिसे C एंड C ऑल्सो कहते हैं। बेसिकली यह उपयोगिता है को किसी शीर्षक से संबंधित अन्य सलेखों की ओर यहाँ पे निर्देशित करता है। साथ ही क्योंकि जरूरी नहीं होता कि पुस्तकालय द्वारा जो शीर्षक प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें उपभोक्ता परिचित हो। कुछ ऐसे भी रिसोर्स होते हैं जहाँ पे जो पाठक है उसको नॉलेज नहीं होता, तो उनको यहाँ पे रेफरेंस एंट्रीज की हेल्प से जो है उनको यहाँ पे उन जो पाठक उनकी जो सामग्री है उसको भी यहाँ पे आकर्षित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय कैटलॉग WCR सेकंड का उपयोग किया अभी हाल ही में करते हैं। WCR के अनुसार जो निर्धारित स्रोत है एस के बाहर से ली गई एक प्रविष्टि है जिसे हम यहाँ पे ब्रैकेट्स पे वर्ग कोष्टक के रूप में संलग्न करते हैं। WCR सेकंड के अनुसार कैटलॉगिंग में स्क्वायर ब्रैकेट्स का उपयोग किया जाता है जो कि बाहर से ली गई जानकारी को संलग्न इसमें किया जाता है। उसके बाद में हम जो भी बाहर से जानकारी लेते हैं ना उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। WCR द्वारा प्रतिस्थापित RDA है, यानी RDA जो है उसको यहाँ पे WCR ने प्रतिस्थापित किया था। WCR सेकंड के संस्करण जो है एडिशन स्टेटमेंट को इंडो अरेबिक में लिखा जाता है। WCR सेकंड में ISBN टिप्पणी यानी नोट को यहाँ पे दर्शाया गया है। WCR सेकंड में लगातार 2 टाइटल्स को जोड़ने के लिए हम बार बार में बराबर का यूज़ करते हैं। साथ ही WCR सेकंड में किसी भी पुस्तक की साइज यानी मैन एंट्रीज में भौतिक विवरण, फिजिकल डिस्क्रिप्शन को दर्शाया गया है। WCR सेकंड के अनुसार अगर कोई पुस्तक में बिना किसी मुख्य लेखक के है और 4 लेखक इसमें दिए गए हैं तो हम यहाँ पे पुस्तक की मुख्य एंट्रीज उसकी टाइटल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कर दी जाती है। WCR के अकॉर्डिंग लेखक की जगह संपादक यानी एडिटर्स भी दिया जा सकता है। साथ ही मेन एंट्रीज का निर्माण उसके टाइटल सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया जाता है। WCR में अगर किसी पुस्तक में 4 लेखक दे दिए गए हैं तो WCR के अनुसार मुख्य प्रविष्टि जो पुस्तक की टाइटल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाई जाती है, ना कि उसके लेखक के नाम से। WCR सेकंड में के अनुसार तैयार की गई जो भी सूची प्रविष्टि है उसमें उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका विवरण जो है वो शीर्षक के तुरंत बाद देना चाहिए, उसके बाद में टाइटल सेक्शन के बाद में। WCR जो R यानी कि संशोधित हैं, रिवाइज्ड हैं, उसको GMD के द्वारा दिया गया है जो कि शीर्षक के बाद में उचित स्थान दिया जाता है। WCR की मुख्य प्रविष्टि में पृष्ठ और आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में दर्ज किया गया। WCR में उत्तरदायित्व क्षेत्र के विवरण में अन्य शीर्षक सूचना किसके द्वारा तैयार की जाती है जो कि कॉलन के द्वारा इसको अलग किया जाता है। WCR में समांतर शीर्षकों को समान रूप से जोड़ा जा सकता है। WCR सेकंड में इसके अनुसार उत्तरदायित्व का कथन एक विकर्ण से पहले होना चाहिए, स्लैश देके यहाँ पे स्लैश दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास में WCR के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चलिए और भी थोड़ी बात कर लेते हैं। WCR में अनाम कार्यों की प्रविष्टि जो है टाइटल्स में यहाँ पे की जाती है। WCR में कैटलॉगिंग कोड्स ने सबसे पहले ISBD का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था। WCR में GMD यानी कि जनरल मटेरियल डेजिग्नेशंस पदनाम के लिए किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट्स सामान्य सामग्री पदनाम जो है बाहर से जो ली गई सामग्री है उसको लिखने के लिए किया जाता है। और बेसिकली DDC WCR की शुरुआत जो है भारत में सबसे पहले डॉक्टर निहार राजन जो राय हैं
ये पहले व्यक्ति थे, इनके सहायता से भारत में सबसे पहले डीडीसी और AACR की शुरुआत की गई थी। ध्यान रहे, डॉक्टर निहार राजन राय। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 4, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देखना चाहे तो देख लीजिएगा, मैंने तो लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं कि आप देख लीजिएगा कि यदि लेखक ने अपनी पहचान छिपाना है या फिर उसका नाम ग्रहण किया है तो उसको अपन छद्मनाम से यहाँ पे शूडोनम्स के नाम से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखने, पुस्तक के रचयिता का नाम ज्ञात नहीं है तो उसको अज्ञात नाम यहाँ पे पुस्तक से डिनोट करते हैं, सेक्शन से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंडेक्सिंग को लेके। बेसिकली इंडेक्सिंग की हम बात करें तो ये इंडेक्सिंग हमारे पास में इसका लैटिन नाम जो है इंडिकेयर होता है, इंडिकेयर, और इंडेक्सिंग को लैटिन में इंडिकेयर कहते हैं। इसका अर्थ यहाँ पे इंगित करना, मार्गदर्शन करना, निर्देशित करना इसका मीनिंग होता है। बीएसआई की बात करें, ब्रिटिश स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसके अनुसार एक सूचकांक इंडेक्स किसी भी पठन सामग्री में एकत्रित दस्तावेज को व्यवस्थित मार्गदर्शिका दिखा सकता है। साथ ही अल्फ़ाबेटिक के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे है अनुक्रमित किया जाता है। हमारे पास में जो अनुक्रमिका है यानी इंडेक्सिंग जो है, इंडेक्स तैयार करने की प्रक्रिया जो है उसे इंडेक्सिंग कहते हैं। जो भी हम इंडेक्स तैयार करते हैं हमारे अकॉर्डिंग, उसको, उस प्रक्रिया को, उस मेथड्स को हम इंडेक्सिंग कहते हैं। ठीक है, उसमें हम यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं इंडेक्सिंग के, जिसमें PCI पहला मेथड्स है जिसे अपन प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद में पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। तो हमारे पास में जो इंडेक्सिंग करने के दो मेथड्स हैं जो कि सामग्री व्यवस्था के आधार पर किया जाता है, यानी कि जो मटेरियल्स है उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। पहला यहाँ पे हमारे पास में प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसे पूर्व समन्वित अनुक्रम पद्धति कहते हैं। उसके बाद में पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम है जिसे पश्च समन्वित अनुक्रम पद्धति कहते हैं। बेसिकली प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग में चैन इंडेक्सिंग, प्रीसाइज, पॉप्सी, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। लेकिन पोस्ट कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम जो है उसमें यूनिटर्म इंडेक्सिंग, KWIC, साइटेशन, उसके बाद में हमारे पास में ऑप्टिकल कोइंसिडेंस जिसे अपन यहाँ पे बैटन कार्ड्स, उसके बाद में पीक ए बो कार्ड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो एंट्रीज को हमने डिस्कस किया। पहली प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग जिसको चैन इंडेक्सिंग, प्रीसाइज, पॉप्सी में बांटा गया। उसके बाद पोस्ट यानी कि पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम जिसे यूनिटर्म इंडेक्सिंग, KWIC, उसके बाद साइटेशन, ऑप्टिकल कोइंसिडेंस में बांटा गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले प्री कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्सिंग सिस्टम में। सबसे पहले हमारे पास में प्रीसाइज है, इसका पूरा नाम प्रिजर्व कंटेक्स्टिंग इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रिजर्व कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। बेसिकली ये कंप्यूटर असिस्टेंट प्री कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। इसका जो विकास है 1968 में 1968 में डेरिक ऑस्टन के द्वारा किया गया था। बेसिकली इसका जो विकास है वो क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप के द्वारा सूचना के नियंत्रण के लिए एक नया सामान्य वर्गीकरण देने का बीड़ा उठाया गया था। सबसे पहले 1974 में प्रीसाइज को ए मैनुअल ऑफ कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग शीर्षक पुस्तक में प्रकाशित किया गया था। हालांकि प्रीसाइज फिर कंपास के सहायता से 1990 में BNB में इसको बदल दिया गया। अभी हाल ही में BNB के रूप में इसको BNB के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें PQR जो है सेकेंडरी ऑपरेटर्स का भी यहाँ पे इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद 1969 में प्रीसाइज ए रोटेटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम के रूप में इसको दिया गया, जो कि ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरीज के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इसमें शर्त होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, रोल ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद में इसको 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। उसके बाद रोल ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली रोल ऑपरेटर्स जो है वो ऑपरेटर इंडेक्स के लिए दिए जाते हैं, एक गाइडेंस के रूप में ये काम करते हैं। और बेसिकली मूल रूप से कोड सिंबल्स होते हैं जो कि कंपोनेंट टर्म्स में फंक्शंस को ये दिखाने का काम करते हैं। इंडेक्स एंट्री में इसको नहीं दिखाया जाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूमिका, यानी कि 2 प्रकार की इसकी भूमिका होती है। पहला अपने पास में प्राइमरी ऑपरेटर होता है और सेकंड हमारे पास में सेकेंडरी ऑपरेटर होता है। प्राइमरी ऑपरेटर्स में आप लोग यहाँ पे 0 लोकेशंस को शो करता है और हमारे पास में कोर कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें 1 नंबर यहाँ पे जो है की सिस्टम को, 2 नंबर एक्शन इफेक्ट को, 3 नंबर परफॉर्मर को और नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रा कोर कॉन्सेप्ट जो है इसमें 4 से लेकर 6 तक रखे गए हैं। 4 इसमें व्यूज़ फॉर्म्स को, सेलेक्टेड इंस्टेंट जो है 5 और 6 जो है वो फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिनोट करता है। सेकेंडरी ऑपरेटर्स में आप यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड कॉन्सेप्ट और डिपेंडेंट एलिमेंट्स और स्पेशल क्लास ऑफ एक्शंस को इसमें लिया गया है। कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट F और G से डिनोट किए जाते हैं। डिपेंडेंट एलिमेंट जो है PQR जो है इसमें डिनोट किए जाते हैं और हमारे पास स्पेशल क्लास ऑफ एक्शन जो है वो STU में इसको डिवाइड किया जाता है।
तो ये हमारे पास में जो इंडेक्सिंग की जो सेकेंडरी ऑपरेटर्स हैं उसकी अपन बात कर रहे थे, जिसे हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट, डिपेंडेंट एलिमेंट्स और स्पेशल क्लास ऑफ एक्शंस के रूप में जानते हैं। रोल ऑपरेटर्स प्रिसाइज की हम बात करें, जिसे हम यहाँ पे मेन लाइन ऑपरेटर्स के रूप में भी कहते हैं। साथ ही मध्यस्थ सूचक के रूप में विभेद, डिफरेंशिएटिंग, योजक, कनेक्टिंग और हमारे पास में थीम लिंक, इंटरलिंक के रूप में इसको दे सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास में है पॉप्सी। बेसिकली पॉप्सी का पूरा नाम जो होता है वो पोस्टुलेट बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग होता है। पोस्टुलेट्स बेस्ड परम्यूटेड सब्जेक्ट इंडेक्सिंग इसका पूरा नाम होता है। सबसे पहले 1979 में DRTC बेंगलुरु के द्वारा, इसमें गणेश भट्टाचार्य के द्वारा इसका विकास 1969 में विकसित पॉप्सी किया गया। उसके बाद में इसको हम यहाँ पे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम के रूप में जानते हैं। चेन इंडेक्सिंग के अंदर ये अंतर्निहित जो भी कमजोरियां हैं उसकी योजना, उसके ऊपर निर्भरता को यहाँ पे दिखाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि प्रलेखन अनुसंधान जो है प्रशिक्षण केंद्र में जो सूचना है वैज्ञानिकों को खुद इन सीमाओं से दूर रखता है। पहली बार एक लेख जो पॉप्सी इट फंडामेंटल एंड प्रोसीजर बेस्ड ऑन ए जर्नल थ्योरीज ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में 4 बुनियादी इसके जो है कॉन्सेप्ट है। दीपा, अगर आपने दीपा एम इसको शॉर्ट में DEPAM, ठीक है। डी मतलब होता है डिसिप्लिन, ई मतलब एंट्री, पी मतलब प्रॉपर्टी, ए मतलब एक्शन, एम मतलब मॉडिफायर। तो इस प्रकार से दीपा एम के रूप में जो बेसिकली जो प्राइमरी जो बुनियादी जो ढांचा है बनाने में श्रेणियों का, तो इस प्रकार से इसको रखा गया है। पॉप्सी में बुनियादी जो चरण हैं वो 8 प्रकार के चरण होते हैं। बेसिकली 8 चरणों में एनालिसिस, फॉर्मलाइजेशन करना, मॉड्यूलेशन करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना, प्रिपरेशन ऑफ EOC, डिसीजन अबाउट TA, उसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ EAC, अल्फाबेटाइजेशन। तो पॉप्सी को 8 चरणों में बांटा गया है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में चेन इंडेक्सिंग है। चेन इंडेक्सिंग बेसिकली इसका अन्य नाम चेन प्रोसीजर के नाम से भी इसको जानते हैं। दस्तावेजों की वर्ग संख्या में सब्जेक्ट इंडेक्स एंट्रीज को विषय सूचक के रूप में इसको यूज किया जाता है। बेसिकली चेन इंडेक्सिंग सबसे पहले श्री रंगनाथन के द्वारा 1938 में थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अपनी बुक्स में दी गई थी। 1953 में BNB ने इसका उपयोग किया। 1971 में प्रीसाइज जो है इंडेक्सिंग के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। यानी अब यहाँ पे प्रीसाइज ना होके इंडेक्सिंग जो है चेन इंडेक्सिंग के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। चेन इंडेक्सिंग बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला प्रकार आप लोग देख पा रहे हैं शाउट लिंक इंडेक्सिंग, जिसे हम खोज कड़ी के रूप में जानते हैं। फॉल्स लिंक जिसे हम झूठी कड़ी यानी मिथ्या कड़ी। उसके बाद में अनसाउट लिंक जो अखोज कड़ी। उसके बाद में मिसिंग लिंक जिसे हम यहाँ पे मिसिंग कड़ी कहते हैं। बेसिकली ये चेन इंडेक्सिंग के 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट भाग होते हैं, जिसे साउट लिंक, फॉल्स लिंक, अनसाउट लिंक और मिसिंग लिंक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम में सबसे पहले KWIC आता है। पूरा नाम इसका कीवर्ड इन कंटेक्स्ट होता है। इसका जो विकास है HP लुहान के द्वारा 1958 में किया गया था। बेसिकली कीवर्ड्स एक महत्वपूर्ण या फिर यादगार शब्द है जिसे अपन कैचमेंट वर्ड्स के रूप में भी यूज़ करते हैं। बेसिकली एक रिमेंबर यानी याद रखने वाले जो शब्द है उसके अकॉर्डिंग इसको कहा गया है। एक कंप्यूटर निर्मित स्वचालित अनुक्रम का यह प्राकृतिक और मुक्त अनुक्रमण भाषा शब्दों के उपयोग पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप वर्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। बाकी KWIC पहली बार 1958 में HP लुहान के द्वारा दिया गया था, ये अपन ने बात कर ली। वार्डेक्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WADEX बेसिकली इसका पूरा नाम वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स होता है और ये KWIC का अपडेटेड वर्जन है, जो कि KWIC में जो कमियां थी, जो भी यहाँ पे संशोधन किए गए वो वार्डेक्स के रूप में किए गए, जिसका पूरा नाम वर्ड एंड ऑथर इंडेक्स होता है। उसके बाद में इसके कुछ अन्य संस्करण भी हैं जो AKWIC यानी कि ऑथर कीवर्ड्स इन कंटेक्स्ट भी यहाँ पे है। KWIC इंडेक्स में कुछ 3 प्रकार की प्रविष्टि है, जिसमें कीवर्ड, कंटेक्स्ट और हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन, ये कुछ यहाँ पे इसके जो है एंट्रीज हैं, आप ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद में KWOC की बात करें, इसका पूरा नाम बेसिकली कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है। ये पद्धति KWIC इंडेक्सिंग पद्धति के ऊपर यहाँ पे डिपेंड थी। इसी में का रूपांतरित रूप जो है KWOC है। एक आधार शब्द यानी टाइटल से पृथक निकालकर उसे एंट्रीज के शीर्षक में समान रूप से प्रस्तुत करना KWOC कहलाता है। पूरा नाम कीवर्ड आउट ऑफ कंटेक्स्ट होता है, जो कि KWIC की ही रूपांतरित जो है पद्धति है। साइटेशन इंडेक्सिंग की बात करें, 1963 में सबसे पहले इसका जो यूजिन ग्रीनफील्ड के द्वारा ये दिया गया था।
बेसिकली यूजिन ग्रीनफील्ड को साइटेशन इंडेक्सिंग का फादर भी कहते हैं। 1973 में विज्ञान प्रशस्ति पत्र सूचकांक यानी साइंस साइटेशन इंडेक्स 1964 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में यूनिटर्म इंडेक्सिंग। यूनिटर्म इंडेक्सिंग सबसे पहले 1953 में मार्टिमर टूबे के द्वारा दी गई थी। बेसिकली ये एक पोस्ट कोऑर्डिनेटेड इंडेक्सिंग सिस्टम होता है जिसे AEC यानी कि एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाशिंगटन के द्वारा इसका जो है विकास किया गया था और इसको सबसे पहले 1953 में मार्टिन टूबे के द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिकल कोइंसिडेंस कार्ड जो है बेसिकली इसको 1944 में WE बेटन के द्वारा दिया गया। इसके अन्य नाम बेटन कार्ड्स, पीक ए बू इत्यादि इसके जो है अन्य नाम आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में हमारे पास में कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको लेके चलते हैं। भट्टाचार्य के अनुसार चैन प्रोसीजर 11 चरणों में बांटा गया है। क्लास इंडेक्स एंट्री जो है वो चैन प्रोसीजर के द्वारा ही यहाँ पे तैयार की जाती है। वर्गांक से विशेष शीर्षक निकालने के लिए 6 चरणों का उपयोग किया जाता है। 1936 में मद्रास विश्वविद्यालय माला के द्वारा पुस्तकालय द्वारा पहली बार चेन इंडेक्सिंग का उपयोग किया गया था, माला के द्वारा 1936 में। DRTC हाल ही में चेन इंडेक्सिंग कंप्यूटरीकरण के लिए यहाँ पे पूरी तरह उत्तरदायी मानी जाती है। उसके बाद में क्लासोरस, ठीक है, इसका पूरा नाम क्लासोरस है। इसको 1982 में भट्टाचार्य के द्वारा इसकी विकास किया गया था और इसका बेसिकली इंडेक्सिंग लैंग्वेज टूल्स के रूप में इसको जाना जाता है। पॉप्सी इंडेक्सिंग में वर्गीकरण, साथ ही उसके अंदर थिसोरस को जोड़ देना यहाँ पे हमारे पास में क्लासोरस कहलाता है। 1979 में DRTC में भट्टाचार्य के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ईजे कोट्स ने कैंसर थिंग एंड प्रोसेस फॉर्मूले को और सटीक रूप से और साथ ही ब्रिटिश टेक्नोलॉजी इंडेक्स के सब्जेक्ट इंडेक्स थिंग्स मटेरियल एक्शंस के महत्व को क्रम के विचार के साथ यहाँ पे सामने आया। 1962 में इसको शुरू किया गया। उसके बाद लिप हिस की बात करते हैं। लिप हिस बेसिकली 1978 में जो दिया गया था वो थॉम्बी C कैरविन के द्वारा दिया गया था। इसका पूरा नाम लिंक्ड फ्रेजेज इंडेक्सिंग सिस्टम होता है। लिंक्ड फ्रेजेज इंडेक्सिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। एक मिनट, लिंक फ्रेजेज इंडेक्सिंग सिस्टम 1978 में सबसे पहले टिमोथी C कार्विन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद एक और आता है NEPHIC जिसे नेस्टेड फ्रेज इंडेक्सिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में कंपास है जो कि कंप्यूटर एडेड सब्जेक्ट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। 1930 में इसका जो है विकास किया गया था प्रीसाइज से और BNB में प्रीसाइज को बदलने के लिए इसको यूज़ किया गया। मूल रूप से एक इंडेक्स बनाने का एक सरल और कम श्रम गहन तरीका इसको माना जाता है। कंपास कुछ प्रीसाइज विशेष सुविधाओं को बरकरार रखा गया जिसमें BNB में उपलब्ध अभिलेखों को तक सार्थक रूप से इसको पहुंचाने की अनुमति थी। कंपास 1995 में LCSH के पक्ष में भी यहाँ पे इसको हटा दिया गया। कुछ यहाँ पे इंडेक्सिंग्स और भी जो टेक्निक्स हैं शॉर्ट क्विज में आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहले इंडेक्सिंग सिस्टम में सिस्टमेटिक इंडेक्स जो कि जूलियन ओटा कैशियर के द्वारा दी गई 1911 में। कंपास टेक्निक जो है वो 1990 में दी गई। SLIC जिसे सेलेक्टिंग लिस्टिंग इन कॉम्बिनेशन 1960 में JH सेरा के द्वारा दी गई। सब्जेक्ट इंडेक्सिंग 1963 में ईजे कोट्स के द्वारा दी गई। रेशनल इंडेक्सिंग जो है 1950 में JEL फेराडिन के द्वारा दी गई। जेटोर इंडेक्सिंग की बात करें तो कैल्विन मूर्स के द्वारा दी गई। उसके बाद थिसोरोफेसिड्स की बात करें तो जैन एडचिन के द्वारा ये दी गई थी। तो ये कुछ इंडेक्सिंग सिस्टम है जो कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो इंडेक्सिंग सिस्टम है जो विभिन्न प्रकार का इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा दिए गए थे। दोस्तों आशा करता हूँ यार आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यार वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको कुछ और भी इसमें चीज़ें नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ आपके पास में कुछ क्वेरीज हैं टॉपिक से लेके कुछ टॉपिक्स में कुछ मिस्टेक्स है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में उसको संशोधित करके आप लिख सकते हैं जिसको मैं यहाँ पे सुधार लूँगा। साथ ही मैं आपको बता दूं काफ़ी अच्छा कंटेंट है, काफ़ी प्रकार के मैगजीन्स, काफ़ी प्रकार के रेफरेंस बुक्स को लेके, साथ ही काफ़ी प्रकार के जो मैंने टेस्ट हैं और अनेक प्रकार के जो भी यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में रख दिए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ाए जाते हैं लास्ट में उसके अंदर यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चंस हैं डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिपार्टमेंट्स में लाइब्रेरी की वैकेंसी करवाई जाती है उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको नोट सेक्शन यानी इंपॉर्टेंट सेक्शन में रख देता हूँ ताकि आपको पढ़ते समय उसी से संबंधित वो क्वेश्चन भी मिल सके।
तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक में जल्द अपन इसी पोर्टल में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।